ब्रैड स्कॉट की लिखी क्लाउड मनी की समरी। दोस्तों, क्या आपको याद है किस तरह बचपन में आप कुल्फी और आइसक्रीम वाले की आवाज सुनकर दादा दादी या पापा से पैसे मांगते थे और फिर मजे से स्वादिष्ट आइसक्रीम खाते थे? खो गए ना कहीं बचपन की याद में? लेकिन दोस्तों, तब की बात और थी। आज हमें कुछ भी खरीदना हो, आइसक्रीम से लेकर बिस्किट या फिर मोबाइल से लेकर टीवी, आज हम बस स्कैन करते हैं और पैसे ट्रांसफर। ये सब कमाल तो टेक्निक का है, लेकिन दोस्तों, क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि किस तरह हम इन सारी टेक्निक पर निर्भर होते चले गए? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो, क्योंकि आज हम ब्रेड स्कॉट की लिखी क्लाउड मनी में इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। ब्रेड कहते हैं कि आजकल आप दोस्तों को ऐसी कई सारी खबर सुनने को मिलती होंगी जिसमें बताया जाता होगा कि इस बड़ी नेशनल कंपनी ने इस पेमेंट कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर ली, या फिर ऑनलाइन पैसे भेजने से आपको ये लाभ मिलता है। लेकिन आपको इनके पीछे की सच्चाई भी जाननी चाहिए। ब्रेट आगे बताते हैं कि सभी लोग आज ऑनलाइन पैसे यूज कर रहे हैं और ये जंगल के आग की तरह दुनिया भर में फैलते जा ही रहा है। इसका एम है आपके कैश को डिजिटल पैसे में बदल देना। ब्रेट अपने बात पर जोर देते हुए कहते हैं कि कोविड-19 महामारी में स्वच्छता को मोहरा बनाकर डिजिटल मनी को बढ़ावा दिया गया। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में किसी वेब को देखकर डर गए हो? ब्रेट इसी बात की जिक्र करते हुए कहते हैं कि ऐसे वेब को देखकर उन्हें भी डर लगता है, लेकिन ऐसा क्यों? इसी बात का जवाब देते हुए ब्रेट कहते हैं, कैश कई मामले में डिजिटल पैसे से सुरक्षित है, क्योंकि ये आपकी प्राइवेसी बनाए रखता है। इमरजेंसी में बैंक सर्वर ना होना या मौसम खराब होने से आपका काम रुकता नहीं है। दोस्तों, जैसे लोगों के मिलने से काफिले बन जाते हैं, उसी तरह एक एक डिजिटल ट्रांजैक्शन मिलकर फाइनेंस से जुड़े सारे काम डिजिटल होते जा रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कैश कई मामलों में ऑनलाइन कैश से बेहतर है? आप अपनी राय मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ब्रेट आगे बताते हैं कि वो इस किताब के जरिए डिजिटल और गैर डिजिटल दुनिया की तुलना नहीं कर रहे हैं, और न ही वो डिजिटल दुनिया को खराब कह रहे हैं। उनका मानना है कि ये किताब दोनों दुनिया के बीच संतुलन बनाए रखने का काम करेगी। दोस्तों, क्या आपको पता है घड़ी बनने से पहले लोग समय का पता कैसे लगाते थे? इसी पर गौर करते हुए ब्रेट हमें अपने बचपन की बात बताते हैं, जब वो अपने भाई के साथ पहाड़ पर गए थे और उनके पास एक कंपास था जिसकी मदद से वो गुफा की दिशा पहचान रहे थे। लेकिन जब वो गुफा के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां के लोग बिना कंपास की मदद से दिशा पहचान ले रहे थे। ब्रेट बताते हैं कि ऐसे ही हम सभी लोग किसी न किसी तकनीक पर आश्रित हो गए हैं, जिसे हम लोगों ने अपनी सुविधा के लिए अपनाया था। लेखक कहते हैं, आज हम तकनीक पर इस कदर डिपेंड हो गए हैं कि यदि हमारे फोन की बैटरी 1% पर आ जाती है तो हम ऐसे परेशान हो जाते हैं जैसे कोई शराबी नशा करने के लिए परेशान हो जाता है। ऑथर ब्रेट कहते हैं कि तकनीक ने हमें पहले मजबूत बनाया और फिर मजबूर। दोस्तों, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कुछ खरीदने के लिए गूगल किया और वो आपके हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखने लगा है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों होता है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ब्रेट कहते हैं कि वो अलग दौर था जब हमें कुछ खरीदने के लिए बाजार जाना पड़ता था। आज टेक्निक ने हमारा काम आसान कर दिया है। आज हम घर बैठे बस एक क्लिक पर कुछ भी खरीद सकते हैं। हम कुछ भी खरीदने के लिए गूगल पर ढूंढते हैं तो वो प्रोडक्ट हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखाई देने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सभी बड़ी कंपनियां एआई के जरिए हमसे और हमारे बाजार से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, डिजिटल मनी कई तरह की होती है और हो भी सकती है। ऐसी ही एक डिजिटल करेंसी जिसे हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, जो 1990 की दशक में साइबर करेंसी के नाम से जानी जाती थी। ब्रेट अपनी किताब में लिखते हैं कि 2009 में एक ऐसी ही करेंसी लॉन्च की गई जिसका नाम था बिटकॉइन। ये दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी थी। ब्रेट कहते हैं कि उन्होंने 2011 से क्रिप्टो करेंसी का यूज करना शुरू कर दिया था। समय के साथ इसमें सट्टे लगने शुरू हो गए और सट्टेबाजों ने इसका बिजनेस करना भी शुरू कर दिया। इसको रोकने के लिए ब्लॉकचेन का नियम लाया गया। दोस्तों, ब्रेट बताते हैं, ब्लॉकचेन एक ऐसा नियम है जिसके तहत क्रिप्टो करेंसी के यूज को कोई कंप्यूटर में एक साथ सेव किया जाता है। कई लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने लगे और बाकी बड़ी कंपनियों ने भी क्रिप्टो को एक्सेप्ट कर लिया। दोस्तों,
क्या आपको जानना है कि किस तरह से ब्लॉकचेन क्रिप्टो के सट्टेबाजी को रोकने का काम करती है? क्या आपको जानना है कि हम किस हद तक डिजिटल पैसे पर डिपेंड हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि डिजिटल मनी और कैश में कौन ज्यादा बेहतर है? अगर हाँ, तो बिल्कुल आप सही जगह पर हो, क्योंकि हम आगे चर्चा करने वाले हैं ब्रेड स्कॉट की किताब क्लाउड मनी में इन तमाम सवालों और उनके जवाब। डिजिटलाइजेशन कैसे करता है काम को आसान। हेलो दोस्तों, है ब्रेड स्कॉट की लिखी क्लाउड मनी की। दोस्तों, कहते हैं कि मन की गति सबसे तेज होती है। मैं अगर ये कहूंगा कि सोचिए अमेरिका कैसा दिखता होगा, आप सभी के मन में ऊंची बिल्डिंग, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, गोल्डन गेट और कई सारी चीजें आती होंगी। एक बिल्कुल ही अलग दुनिया जैसा कुछ। उसी तरह ब्रेड एक ऐसी दुनिया की बात कर रहे हैं जिसे हम फाइनेंस की दुनिया कहते हैं, जिसमें ऊंची इमारतें, बड़े बड़े बैंक्स, मिलियनियर्स, बिलियनियर्स। तो चलिए दोस्तों, आज मैं और आप उसी फाइनेंस के समंदर में तैरने जा रहे हैं, जिसके अंदर से कई खजाने बाहर आएंगे। ब्रेड बताते हैं कि जैसे सारी नदी आखिर में आकर समंदर में मिल जाती है, ठीक उसी तरह हम सभी इस ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम से जुड़े हुए हैं। ऑथर ब्रेड कहते हैं कि किसान कच्चा माल तैयार करता है, इंडस्ट्री वाले उनसे कच्चा माल खरीद कर उसे यूज करने लायक बनाते हैं और उन्हें बाजार में होलसेलर के पास बेच देते हैं। उनसे हम और आप अपनी जरूरत की चीजें खरीद लेते हैं। इसी तरह से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसी बात को समझाते हुए ब्रेड बताते हैं कि सामान बनाने से लेकर सामान खरीदने तक के बीच जो पैसे की लेन देन है, इसी मॉनेटरी सिस्टम के जरिए होता है। और जिस तरह नदी समंदर से जुड़ी होती है, हम भी इसी मॉनेटरी सिस्टम से जुड़े हुए हैं। आगे हम इस पर चर्चा करने वाले हैं कि बिजनेस स्टार्ट करने में ये डिजिटल फाइनेंस सिस्टम कैसे मददगार है और हमारे पैसे से कैसे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स या मॉनेटरी सिस्टम से जुड़े हुए लोग मार्केट को ऑपरेट करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में? क्या आप जानना चाहते हैं कि व्यापार कैसे काम करता है? ब्रेड कहते हैं कि इंडस्ट्री के धुरंधर शारीरिक मेहनत से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। अगर उन्हें किसी भी तरह का बिजनेस करना है तो वो खुद काम करने की जगह लोगों को नौकरी पर रखेंगे, सप्लायर को जुटाएंगे जो मटेरियल देंगे और वर्कर और मजदूर को काम पर रखेंगे। दोस्तों, कोई भी लीगल कंपनी को बनाने का पहला रूल है उस कंपनी को एक नाम देना, कंपनी के नाम से एक बैंक अकाउंट खोलना और उसमें अपना कैपिटल यानी बिजनेस का पैसा रखना। लेखक बताते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट कुछ पैसा लगाकर बिजनेस शुरू तो कर देते हैं, लेकिन बाकी के पैसे जोड़ने का काम इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का होता है। दोस्तों, क्या आपने शेयर, डिबेंचर या क्रेडिटर का नाम सुना है? या फिर क्या कभी आपका मन शेयर मार्केट में पैसे लगाने का हुआ है? ब्रेट आगे बताते हैं कि ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट इन्वेस्टमेंट बैंकर की मदद से अपनी कंपनी की शेयर निकालते हैं, जिसे लोग खरीदते हैं और कंपनी को बिजनेस करने के लिए पैसे मिल जाते हैं। दोस्तों, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपने एक केक बनवाने का फैसला किया। केक बनाने का मटेरियल और बनाने वाला आपको मिल गया। कुछ पैसे आपने अपने जोड़े और बाकी के पैसे आपने अपने दोस्त से ये कहकर मांगे कि जब ये केक बेचकर आपको पैसे मिलेंगे, उसमें से कुछ परसेंट आपके दोस्त का होगा। आपके दोस्त ने उसको लीगली कागज पर लिखवा लिया और इसी तरह वो आपकी कंपनी का शेयर होल्डर बन गया। बड़ी कंपनीज न सिर्फ शेयर बल्कि डिबेंचर, क्रेडिटर्स और भी कई तरह से पैसे जुटाती है। दोस्तों, मान लीजिए कि आपने केक बेचकर अपनी प्रॉफिट बना ली और उसके बाद आपको अपने दोस्त को वो जितने परसेंट का शेयर होल्डर है उसे उतना परसेंट डिविडेंड यानी कि प्रॉफिट का देना होगा। दोस्तों, ऐसे ही क्रेडिटर्स को उनके पैसे के बदले बॉन्ड बनाकर दिया जाता है, जिसमें कुछ परसेंट ऑफ इंटरेस्ट उनको साल के आखिरी में उनके पैसे के साथ देना पड़ता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसे भी कुछ कंपनीज होती है जो शेयर होल्डर और क्रेडिटर्स को कंपनी में पैसे लगाने के लिए भी पैसे देती है? ऑथर ब्रेट आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि ऐसी कई कंपनीज है जो फंड जुटाकर कई सारी छोटी कंपनीज को अपना सब्सिडियरी बना लेती है। ऐसी कंपनीज को मेगा कॉरपोरेशंस कहते हैं। बहुत सारी मेगा कॉरपोरेशंस फाइनेंस कंपनी इन इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को इन्वेस्ट करने के लिए फंड्स देती है। दोस्तों, आप जब दुकान में सामान लेने जाते हो
क्या आपको उस सामान के पीछे होने वाली इन सब चीजों का पता चलता है? मेरे दोस्त, डबल रोल सिर्फ फिल्मों में नहीं, रियल लाइफ में भी होता है। जैसे आप किसी जगह काम करते हो, वहां पर आप एम्प्लॉयर के रोल में होते हो। जब आप कुछ खरीदने जाते हो तो कस्टमर के रोल में होते हो। और फ्यूचर का सोचकर जब पैसे बचत करने की सोचते हो तो सेवर के रोल में होते हो। फाइनेंस मार्केट एक आदमी को हर रोल में इन्फ्लुएंस करता है। जब आपकी सैलरी आती है तो बचत करने के लिए कुछ रुपए एफडी में चले जाते हैं। आप कुछ लेने जाते हैं और कीमत बजट से आगे हो जाता है तो आपको वो सामान कम पैसे में कुछ परसेंट इंटरेस्ट के साथ फाइनेंस में मिल जाती है। दोस्तों, बड़ी बड़ी फाइनेंस कंपनीज ऊंची बिल्डिंग्स में बैठकर ये खेल खेलते रहे हैं। दोस्तों, आज हर आदमी इन बड़ी फाइनेंस कंपनीज के हाथों ऑटोमेटिक काम करता है। ये कंपनीज कई लेवल पर एम्प्लॉय रखती है जिनका काम कस्टमर्स और जरूरतमंदों को अट्रैक्ट करना होता है। लेकिन दोस्तों, इतनी पॉपुलेशन में सभी लोगों तक पहुंच पाना मुश्किल था। इसीलिए ऐसी फाइनेंस कंपनीज और मेगा कॉरपोरेशंस अपनी ऐप लॉन्च करते हैं जिससे कई लोग इन तक आसानी से पहुंच पाते हैं। इसी तरह डिजिटलाइजेशन अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फाइनेंस वर्ल्ड में। दोस्तों, इतनी जानकारी मिलने के बाद क्या आपको दिक्कत समझ आई? आप अपने सवाल हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आज दुनिया में अधिकतर लोग कॉरपोरेट में काम कर रहे हैं और एक तरह से बोला जाए तो कॉरपोरेट ने ज्यादातर फाइनेंशियल सेक्टर को संभाल रखा है। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कॉरपोरेट दो तरह से काम करता है। एक होते हैं मेगा कॉरपोरेशंस जो एक छोर से फाइनेंस सेक्टर के साथ मिलकर काम संभाले रहते हैं। दूसरे होते हैं डिजिटल मनी और पेमेंट को बढ़ावा देने वाले खिलाड़ी जो कमर्शियल बैंक के साथ मिलकर मेगा कॉरपोरेशन और फाइनेंस सेक्टर को डिजिटलाइज करने की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, ये देखने में कुछ ऐसा ही लगता है जैसे कैश के खिलाफ एक युद्ध छेड़ दिया गया हो। लेकिन कैसे ये कंपनीज और फाइनेंस सेक्टर ऐसा करने में केपेबल होते हैं? शेयर कितने तरह के होते हैं? इन्वेस्टमेंट बैंकर पैसे किस तरह और कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? क्या आपको भी यही लगता है कि डिजिटलाइजेशन ही पैसे का फ्यूचर है? अपनी राय आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। कैश पेमेंट या डिजिटल पेमेंट, कौन है बेहतर? हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सागर खांडेकर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कुकू एफएम पर, जहां हम चर्चा कर रहे हैं ब्रेट स्कॉट की लिखी क्लाउड मनी की। दोस्तों, इकोनॉमिक्स की किताब से लेकर सब्जी बाजार तक हम बचपन से यही देखते आए हैं कि एक सामान बेचने वाला होता है जिसे हम सेलर कहते हैं और दूसरे खरीदने वाले होते हैं जिसे हम बायर कहते हैं। और एक सामान के बदले हम उसकी कीमत बेचने वाले को दे देते हैं और बाजार ऐसे ही चलता रहता है। ब्रेट अपनी जिंदगी का एक पुराना किस्सा बताते हैं कि एक बार वो ब्रिटिश एयरवेज से सफर कर रहे थे और उन्होंने कॉफी का ऑर्डर दिया। जब फ्लाइट अटेंडेंट कॉफी लेकर आई तो ब्रेट अपनी जेब से 5 यूरो निकाल कर देते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ब्रिटिश एयरवेज सिर्फ कार्ड पेमेंट लेते हैं और इस वजह से ब्रेट कॉफी नहीं ले पाते हैं। ब्रेट बताते हैं कि उनके पास एक कार्ड था, लेकिन वो ये चेक करना चाहते थे कि बचपन में पढ़ी इकोनॉमिक्स किताब की बात आज कहाँ तक सही साबित होती है। इस कहानी के जरिए ब्रेट इस बात की ओर इशारा करते हैं कि सालों से बाजार में सिर्फ बायर और सेलर थे। अब जब जमाना काफी बदल गया है, एक तीसरे ने बीच में जगह बना ली है। लेखक इसे मनी पासर कहते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है डिजिटल ट्रांजैक्शंस करने में क्या प्रॉब्लम्स होते हैं? ब्रेट कहते हैं कि बायर्स और सेलर्स के बीच कमर्शियल बैंकों का एक ग्रुप है जो इन दोनों के बीच पैसे की लेन देन को कंट्रोल करता है और उससे प्रॉफिट बनाता है। ये काम इतनी तेजी से होता है कि बायर्स और सेलर्स को इसकी खबर तक नहीं लगती। डिजिटलाइजेशन को तो आज ज्यादातर लोगों ने अपना लिया है, लेकिन इसके क्या नुकसान हैं उसके बारे में आज भी बहुत से लोग अनजान हैं। मान लीजिए आप ऑनलाइन कोई सामान खरीदते हैं और वो डिफेक्टिव निकल जाता है और इसका पैसा वापस मिलने में कुछ समय लग जाता है। यही सामान आप किसी दुकान से लेते हो तो शॉपकीपर आपको सामान बदल कर या आपके पैसे आपको तुरंत दे देता है। दोस्तों, ऐसी और भी कई वजह हैं जिससे आपको समय, सामान
या पैसे का नुकसान लग सकता है। ऑथर ब्रेट इसी बात पर एक किस्सा बताते हैं कि 2016 में लेक्चर देने के लिए उन्हें डच यूनिवर्सिटी से बुलावा आया था, लेकिन ब्रेट थके होने के कारण स्टेज पर नहीं जाना चाहते थे। इसलिए वो कोल्ड ड्रिंक ढूंढने के लिए बाहर चले जाते हैं। उन्हें वहां एक कोल्ड ड्रिंक बेचने वाली मशीन दिखाई देती है जो सिर्फ कार्ड पेमेंट लेती है। ब्रेट जब अपना कार्ड मशीन में डालते हैं तो वो कार्ड डिक्लाइन बताती है और लेखक कोल्ड ड्रिंक नहीं खरीद पाते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह पैसे होते हुए भी आप अपनी मन की चीजों को नहीं खरीद सकते और आपको उसका नुकसान तक हो सकता है। दोस्तों, ऑनलाइन पेमेंट से होने वाले नुकसान के बारे में आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ब्रेट आगे ऑनलाइन पेमेंट से होने वाली प्रॉब्लम्स बताते हुए कहते हैं कि जब हम एक सामान दुकान से लेते हैं और उसकी कीमत देते हैं तो उसे फ्री ट्रेड कहते हैं, लेकिन डिजिटल पेमेंट सिस्टम हमें फ्री ट्रेड करने से रोकता है। कार्ड इनवैलिड बताना, बैंक सर्वर फेल होना, नेटवर्क खराब होना, ट्रांजैक्शन के बाद पैसा फंस जाना या ऑनलाइन फ्रॉड जैसी कई तरह की प्रॉब्लम से लोग आज गुजर रहे हैं। ऑनलाइन फ्रॉड का जिक्र करते हुए ब्रेट फरवरी 2016 की यूएस फेडरल रिजर्व के साथ हुए फ्रॉड के बारे में बताते हैं, जिसमें हैकर्स ने स्विफ्ट ग्लोबल पेमेंट्स नेटवर्क की मदद से $1 बिलियन का फ्रॉड किया था। लेकिन डिजिटलाइजेशन आज बाजार में इतने अंदर तक घुस चुका है कि हम जब भी कुछ खरीदी करते हैं उसका एक हिस्सा खुद मनी पासर के पास चला जाता है। ऑनलाइन पेमेंट करने के कुछ नुकसान ये भी है कि आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में इन मनी पासर्स के पास पूरी जानकारी होती है। वैसे प्रोडक्ट जो इनको सही नहीं लगते, ये उसका ट्रांजैक्शन तक ब्लॉक कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने भी ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करी हैं? आप हमें अपना एक्सपीरियंस कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आपकी राय में कौन सा पेमेंट मेथड सबसे अच्छा है? इस सवाल में आमतौर पर लोग बटे हुए दिखाई पड़ते हैं। कोई डिजिटल पेमेंट की ओर रहता है तो कोई कैश के साथ। और ये बात भी सही है कि दोनों में अपने फायदे और नुकसान हैं। इसलिए ज्यादातर लोग जो सबसे आसान होता है उसे चुनते हैं। डिजिटल पेमेंट में चोरी होने या खोने का डर होता है। अगर पैसे खत्म हो जाते हैं तो आपको एटीएम के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। कोविड के समय में इस बात पर जोर देने लगे कि कैश से बीमारी बढ़ रही है, जबकि रिसर्च में पाया गया कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने वाले पिन पैड भी इसके लिए जिम्मेदार थे। इमरजेंसी सिचुएशंस में ऐसा देखा गया है कि लोग अपने पास कैश रखना ज्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, ऐसे कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और मेगा कॉर्पोरेशंस हैं जो आए दिन कैश के अगेंस्ट डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करते हैं और ये देखने में ऐसा लगता है कि मानो एक कोल्ड वॉर चल रही हो। ब्रेट बताते हैं कि कॉर्पोरेट के साथ साथ गवर्नमेंट भी डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देती है, क्योंकि उन्हें ऐसे कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से फंडिंग मिलती है। 2011 में कैशलेस वे ने नो कैश डे मनाना स्टार्ट किया, जिसे आगे चलकर कई बड़ी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज ने भी सपोर्ट दिया। ये कैश के खिलाफ एक साजिश जैसी थी और ऐसी साजिश बहुत तरह से की जा रही है। दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे ये बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैश के अगेंस्ट ऐसी साजिश करते हैं? ब्रेट बताते हैं कि ये कंपनीज ऐसी ऐसी चालें चलती हैं कि जो एक आदमी को कैश न रखकर डिजिटल ट्रांजैक्शन करने के लिए इंस्पायर करते हैं। दोस्तों, बैंक्स को अपने ब्रांच के एटीएम सेटअप करने के लिए पैसे लगते हैं, जिसकी मदद से आप कैश विड्रॉ करते हैं। और दूसरी तरफ अगर आप डिजिटली पेमेंट करते हो तो बैंक इससे अपनी इंटरेस्ट और फी काटती है, जिससे बैंक्स को प्रॉफिट होता है। इसीलिए बैंक्स डिजिटल पेमेंट को इंस्पायर करने का काम करती है। इसके अलावा गवर्नमेंट और अन्य बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैंपेन्स चलाते रहते हैं, जैसे भारत में कैशलेस मैन ऑफ इंडिया चलाया गया और दूसरे देशों में भी ऐसे कई तरह के कैंपेन चलाए जाते हैं। आज सभी तरह की छोटी बड़ी कंपनीज और इंस्टीट्यूशंस इन फिनटेक को अपना चुकी है और लगातार अपनाती जा रही है। दोस्तों, ग्रीक के एक राइटर एसॉप की एक कहानी याद आ गई, जिसमें एक घोड़े की लड़ाई एक बारहसिंगा से हो जाती है। उस बारहसिंगा को मारने के लिए घोड़ा शिकारी की मदद मांगता है, लेकिन शिकारी एक ही शर्त पर उसकी मदद करने को तैयार होता है कि वो घोड़े के पीठ पर बैठने के लिए एक सैडल रखेगा और उसके मुंह से लगाम लगाएगा।
घोड़ा मान जाता है और फिर शिकारी उस बारहसिंगा को मार देता है, लेकिन लास्ट में शिकारी उस घोड़े पर से सैडल नहीं हटाता। दोस्तों, इस कहानी का मतलब यह है कि अगर कोई आपको फायदा दे रहा है या आपकी मदद कर रहा है तो उसके बदले में आपसे कुछ न कुछ लेता जरूर है। अब आप ये डिजिटल ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करने वाले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ही देख लीजिए। ये भी उस शिकारी की तरह आपको सिर्फ फायदा दिखाकर नुकसान आपके साथ छोड़ देते हैं। ये कहते हैं कि कैश रखने से उसे खोने या चोरी होने का डर होता है, लेकिन वो ये नहीं बताते कि साइबर क्राइम कितनी तेजी से बढ़ा है। ये कहते हैं कि कैश के लिए आपको एटीएम के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि ऑनलाइन पेमेंट फंस जाने के बाद कितने दिन आपको वेट करना पड़ेगा। ये कहते हैं कि कैश से एक्सटॉर्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म जैसे क्राइम बढ़ते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि डिजिटल पेमेंट कैसे इन क्राइम्स को कम करता है। वैसे देखा जाए तो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी है जिसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज, कंपटीशन लॉज और प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, प्राइवेसी एंड इंक्लूजन, जो हमारी प्राइवेसी और हमारे लिए काम कर रहे हैं और कैश को अभी भी फाइनेंस से जुड़े सभी फिल्मों का हीरो मानते हैं। दोस्तों, आपको आज के एपिसोड से क्या नई जानकारी मिली, ये आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही साथ कैश और डिजिटल पेमेंट पर अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो इसलिए होता है डीमोनेटाइजेशन। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सागर खांडेकर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कुक्कू एफएम पर, जहां हम चर्चा कर रहे हैं ब्रैड स्कॉट की लिखी क्लाउड मनी की। कैश पेमेंट और डिजिटल पेमेंट के बीच एक अंतर को अच्छे से समझने के लिए हमें थोड़ी और गहराई में जाना होगा। ब्रैड बताते हैं कि हमारा मॉनेटरी सिस्टम टोटल 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला जो गवर्नमेंट पब्लिश करती है यानी कैश, या फिर दूसरा जो बैंक्स करते हैं यानी डिजिटल पेमेंट। दोस्तों, देखा जाए तो ये दोनों पार्ट एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। और वो कैसे हैं? मान लीजिए कि आप एक शेफ हैं और आपने अपने कस्टमर्स के लिए कुछ बनाया, लेकिन कस्टमर्स ने उसे नहीं खाया तो वो वेस्ट हो गया। उसी तरह अगर आप खाने जाते हो और शेफ खाना बनाने को मना कर देता है तो आपको सफर करना पड़ सकता है, क्योंकि शेफ और कस्टमर एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ब्रैड बताते हैं कि इसी तरह पैसे के भी 2 साइड होते हैं। पहला मनी इशूअर और दूसरा मनी यूजर। मनी इशूअर वो होता है जो पैसे छपवाते हैं, जैसे कि भारत में आरबीआई पैसे छपवाती है। कोई भी नोट की वैल्यू तब होती है जब ये मार्केट में आ जाती है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी प्रॉमिस तब तक प्रॉमिस नहीं कहलाता है जब तक उसे बोला न जाए या लिख कर न दिया जाए। उसी तरह जब आरबीआई से ये नोट बाजार में इशू किए जाते हैं तब उसकी वैल्यू होती है, और जब नोट किसी भी रीजन से आरबीआई के पास वापस आ जाते हैं तो वो वेस्ट हो जाते हैं। उसी तरह जैसे शेफ का बनाया खाना रिटर्न करने के बाद वेस्ट हो गया था। दूसरे होते हैं मनी यूजर, जैसे हम और आप। दोस्तों, मनी यूजर के लिए मनी एसेट्स का काम करती है, जबकि मनी इशूअर के लिए वही मनी लाइबिलिटीज का रोल प्ले करती है। जैसे उस शेफ का बनाया खाना उसके लिए लाइबिलिटी था, पर अगर उस खाने को कस्टमर खाए तो वो उसके लिए एसेट है। दोस्तों, एक कहानी याद आ गई। बहुत पहले काली पहाड़ी के पास 5 गांव में लोग खुशी से रहते थे। वही खेती करते थे और खाते पीते थे। उस पहाड़ी पर एक मैजिशियन रहता था। एक बार की बात है, उसने सभी गांव वालों पर ब्लैक मैजिक कर दिया कि अगर वो साल में एक बार पहाड़ी के पास वाले नदी का पानी नहीं पिएंगे तो वो पत्थर के हो जाएंगे। ये सुनते ही सभी गांव में डर फैल गया। फिर उस मैजिशियन ने उस नदी से पानी लेने पर टिकट लगा दिया। अब पानी के बदले गांव वाले उसे अनाज, बकरी और भी बहुत सारा सामान देने लगे। नजदीक गांव वाले मैजिशियन को सामान इजीली दे पाते थे, जिससे उन्हें टिकट पहले मिल जाती थी, लेकिन दूर दराज के गांव वालों को मैजिशियन तक सामान देने के लिए लंबा सफर करना पड़ता था। इसीलिए नजदीक गांव वालों ने एक बिजनेस प्लान बनाया। उन्होंने मैजिशियन को सामान देकर ज्यादा टिकट कलेक्ट कर लिया और दूर के गांव में जाकर वही टिकट के बदले ज्यादा सामान लेने लगे। इस कहानी से आप समझ सकते हैं कि किस तरह बाजार में पैसे ने अपनी जगह बनाई। स्टार्टिंग डेज में पैसे का इस्तेमाल एक्चुअल पॉलिटिकल काम के लिए हुआ था, लेकिन बाद में इसका हर जगह यूज किया जाने लगा।
राजा महाराजा के शासनकाल से लेकर अंग्रेजों के शासनकाल तक टिकट का यूज किया जाता था। टैक्स लगाने के लिए टिकट, कहीं आने जाने के लिए टिकट, और टिकट न रखने पर उन्हें पनिशमेंट दी जाती थी। सैनिकों और लेबर्स को अंग्रेजों से कुछ टिकट्स मिलते थे जिनसे वो अपनी जरूरत का सामान ले सकते थे। ये टिकट्स उस समय पैसे का रोल प्ले करते थे। लौटते हैं कहानी की ओर, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मैजिशियन की अच्छी कट रही थी, लेकिन अचानक उसे सामान कम मिलने लगा, और कम होते होते ये इतना कम हो गया कि उसके पास पहले के कंपैरिजन में 1/4 सामान भी नहीं आने लगा। ऐसा देखकर उसने पता लगाने का सोचा कि ये क्यों हो रहा है। उसे पता चला कि सालों तक टिकट बांटने की वजह से सभी लोगों के पास पहले से बहुत टिकट जमा हो गए हैं, इसीलिए अब कोई सामान देने नहीं आता। उसने इसका उपाय सोचा और एक नया रूल निकाल दिया कि अब पानी लेने के लिए टिकट पर टैक्स देना होगा, यानी कि जो टिकट जमा हो गए थे वो वापस उस मैजिशियन के पास आने लगे टैक्स के रूप में। दोस्तों, सरकार भी जब पैसे छपवाती है और मार्केट में मनी फ्लो ज्यादा हो जाता है तो वो कई तरीकों से उन पैसों को वापस अपने पास खींचने का काम करती है, जैसे टैक्स इम्पोज करना, फाइन, फी, या फिर नोटों को रद्द करना। ऐसे कई तरीकों से सरकार ये काम करती है। जैसे कि बहुत सालों तक हमें ये लगता रहता था कि सनराइज और सनसेट होता है, जबकि रियलिटी में अर्थ घूमती है। उसी तरह हमें लगता है कि हम सरकार को टैक्स के तौर पर पैसे देते हैं, जबकि रियलिटी में ये सारा खेल सरकार का होता है, मनी सप्लाई चेन को मेंटेन रखने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आपने जाना कि किसी भी देश का सेंट्रल बैंक उस देश की करेंसी छापता है, जैसे हमारे देश भारत में आरबीआई। लेकिन नोटों की छपाई होती कैसे है? लेखक बताते हैं, सेंट्रल बैंक बहुत ही हाई सिक्योरिटी वाली आर्ट वर्क को एक पेपर पर प्रिंट करती है, जिसमें कई तरह के रंग का भी यूज किया जाता है, और नोटों पर कई जगह अलग अलग भाषा में कुछ कोड लिखे जाते हैं। नोट के नीचे सेंट्रल बैंक के गवर्नर का सिग्नेचर होता है। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, नोटों की वैल्यू तब होती है जब उसे मार्केट में लाया जाता है। पॉपुलर वेब शो मनी हाइस्ट में जैसे दिखाया गया है, उसे हम फोर्स्ड मनी क्रिएशन कह सकते हैं। आगे सेंट्रल बैंक के ऑर्डर से वो पैसे जो छापे जाते हैं उन्हें कमर्शियल बैंक के एटीएम ब्रांच में काफी प्रोटेक्शन के साथ भेजा जाता है, और वहां से कैश लोगों तक पहुंचती है। लेखक बताते हैं कि लंदन में एटीएम में पैसे डालने का एक रिवाज है। वैसे इलाके जिसमें अमीर आदमी रहते हैं, वहां के एटीएम में $50 के नोट डाले जाते हैं, जबकि जो इलाके में कम अमीर लोग रहते हैं वहां $5 से $20 तक के ही नोट डाले जाते हैं। मान लीजिए कि आप एक सरकारी एम्प्लॉय हैं, आपके खाते में आपकी सैलरी आई और आपने वो पैसे निकाल कर अपना लोन चुका दिया। अब लोन चुकाने के लिए आप वो पैसे दूसरे कमर्शियल बैंक में जमा कर देते हैं, और वहां से वो पैसे आरबीआई के पास पहुंच गए। ये एक साइकिल बनाता है जिसे मनी साइकिल कहते हैं। भारत देश में पैसे छापने का अधिकार सिर्फ आरबीआई के पास है, लेकिन दूसरे देशों में और भी कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये काम करती हैं। दोस्तों, इस एपिसोड से आपको क्या नई जानकारी मिली, ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या आपके बैंक अकाउंट का पैसा सच में है आपका? हेलो दोस्तों, क्या आपने किसी को नदी या कुओं में सिक्का डालकर विश मांगते हुए देखा है? कई लोग ऐसा करते हैं। लेखक बताते हैं कि जब वो ट्रांसिल्वेनिया देश में थे तो उन्होंने वहां के एक होली वेल में प्लास्टिक के नोट को बहता हुआ देखा। उनके लिए ये नया नहीं था, क्योंकि उन्होंने भी लोगों को सिक्के डालकर विश मांगते हुए देखा था। बताने वाली बात यह है कि उस देश के सेंट्रल बैंक ने प्लास्टिक के नोट छापना शुरू कर दिए थे, क्योंकि बाजार में आने के बाद नोट इतने लोगों के हाथों में जाते थे कि वो फट जाते थे, और उसकी छपाई में बैंक को नुकसान होने लगा। प्लास्टिक नोट इसके मुकाबले फटता नहीं है और ज्यादा समय तक उसका यूज किया जा सकता है। आगे बताते हुए ब्रेड कहते हैं कि 1990 के दशक से ही कमर्शियल बैंक ने डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन कई लोग इसका यूज नहीं कर सकते थे, खास करके मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग। वो बैंक अकाउंट भी बस इसलिए रखते थे कि मंथ के लास्ट में उनकी सैलरी आएगी और वो बैंक से कैश निकाल लेंगे। दोस्तों, आप सभी शॉपिंग मॉल तो जाते ही होंगे।
क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि मॉल के अंदर जाने से पहले आपको मॉल काउंटर पर बैग जमा करके टोकन लेना पड़ता हो? गौर से सोचा जाए तो ये मॉल काउंटर भी एक बैंक है जहां हम अपनी चीज जमा करते हैं, बदले में उसकी रिसीप्ट दी जाती है। लेकिन रियलिटी में बैंक इस तरह से काम नहीं करता। दोस्तों, हम सभी अपने पैसे को बैंक में जमा करते हैं जिसे हम बैंक डिपॉजिट्स कहते हैं। क्या आप भी मानते हैं कि बैंक आपके पैसे का गार्ड है? मान लीजिए मॉल का वो काउंटर एक बैंक है और आपका सामान पैसा। आप अपना सामान जमा करके काउंटर पर जाते हैं जिसके बदले में वो आपको रसीद देता है। अब मान लेते हैं कि आपको एटीएम जाना है, तो अब वापस जाते समय आप रसीद दिखाते हैं और अपना सामान ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों, सच्चाई कुछ और है। बैंक्स वो काउंटर नहीं बल्कि कसिनो की तरह काम करता है। समझिए कि आप एक कसिनो में जाते हैं और वहां चिप खरीदते हैं। कसिनो आपको डिजिटल चिप इशू कर देता है जिसके बदले आप कैश देते हैं। तो उस कैश पर कसिनो का अधिकार होता है, भले ही आपके पास वो डिजिटल चिप है जिसे देकर आप कैश वापस ले सकते हैं। बैंक्स भी कुछ इस तरह आपके पैसे के बदले डिजिटल डिजिट आपके अकाउंट में दिखाती है, लेकिन वो पैसे बैंक कहीं और इन्वेस्ट कर देता है, जिससे कई कमर्शियल बैंक्स और मेगा कॉरपोरेशंस प्रॉफिट बनाते हैं। और जब आप अपने पैसे निकालने जाते हैं तब किसी और के पैसे आपको दे दिए जाते हैं। जब आप कसिनो से जाने लगते हैं तो आप डिजिटल चिप देकर कैश ले लेते हैं। ये एटीएम जाने जैसा है, जैसे आप एटीएम जाकर कैश निकाल लेते हैं। ऑथर कहते हैं कि मान लीजिए आप काउंटर पर बैग जमा करते हैं और उसके बदले आपको एक प्रॉमिस रिसिप्ट दिया जाता है। जब आप अपना बैग लेने आएंगे तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद कोई और आता है और कहता है कि उसे अभी 3 प्रॉमिस रिसिप्ट चाहिए। काउंटर उसके 3 रिसिप्ट देने के लिए इस शर्त पर राजी होती है अगर वो 1 मंथ में 4 बैग जमा करेगा। काउंटर इसको ऑफिशियल पेपर लिखवाता है और उसे 3 प्रॉमिस रिसिप्ट दे देते हैं और ये इसी तरह चलता चला जाता है और एक डेटर का वेब बन जाता है। 1 मंथ के बाद वो आदमी 4 बैग जमा कर देता है। अब काउंटर के पास कुल मिलाकर 5 बैग हो जाते हैं, जिसमें से 3 वो आदमी का, 1 आपका और 1 काउंटर वाले का होता है। बैंक्स की लेंडिंग कुछ इस तरीके से काम करती है। बैंक्स आपको लोन में पैसे न देकर ये डिजिटल चिप देती है, जिसके बदले आपसे लोन एग्रीमेंट और सिक्योरिटी लेती है। ऐसा करने से कमर्शियल बैंक मार्केट में ज्यादा कैश फ्लो दिखाई देता है, जिससे शेयर होल्डर और क्रेडिटर उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। सेंट्रल बैंक के अंडर कई कमर्शियल बैंक्स हैं जो एक दूसरे से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं। हर बैंक के अपने कस्टमर होते हैं। मान लीजिए कि अगर स्टेट बैंक के कस्टमर को एचडीएफसी बैंक के कस्टमर को पैसे भेजने होंगे तो उसी के लिए ये सारे बैंक्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। कभी ये डायरेक्टली जुड़े होते हैं, कभी कोई थर्ड पार्टी से जुड़े होते हैं। नेशन वाइड ये सारे बैंक्स अपने काम में लगे रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये बैंक्स इंटरनेशनली कैसे काम करते हैं? मान लीजिए अमेरिका में बैठे एक आदमी को चाइना में बैठे एक आदमी के पास पैसे भेजने हैं। इसके लिए ये बैंक एक दूसरे के बैंक में अपना अकाउंट ओपन करती है, जैसे कि बैंक ऑफ अमेरिका अपना अकाउंट इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना में खोलती है और चाइनीज बैंक भी अपना खाता अमेरिकन बैंक में खोलती है। ऐसे में इंटरनेशनल लेवल पर बैंक्स अपना काम करती है। इसके बाद भी कई दिक्कत का सामना बैंक्स को करना पड़ता है। इसीलिए स्विफ्ट यानी द सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन का जन्म हुआ। लेखक बताते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर बैंक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का काम स्विफ्ट करता है। आज के टाइम में लगभग 11,000 बैंक इसका यूज कर रही है। दोस्तों, अगर मैं अब आपसे पूछूं कि मनी क्या है, व्हाट इज मनी, तो आपका जवाब क्या होगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ब्रेड बताते हैं कि आज के समय में सिर्फ कैश को मनी बोलना सही नहीं है, क्योंकि ऐसे कई तरह के कार्ड्स, चिप्स, चेक्स, टोकन्स फाइनेंशियल मार्केट में हैं जो मनी का रोल प्ले करते हैं। वो बात अलग है कि वो फिजिकल मनी नहीं है, डिजिटल मनी है। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि किस तरह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और मेगा कॉरपोरेशन फिजिकल मनी यानी कैश को हटाकर
कैशलेस सोसाइटी बनाना चाहता है, लेकिन हमें ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में जानकारी नहीं देते हैं। कई तरह के थर्ड पार्टी इंस्टीट्यूशन भी इस फाइनेंस टेंशन में अपनी रोटियां सेकते हुए दिखाई पड़ते हैं। जैसे बैंक्स आपसे कैश लेकर डिजिटल चिप आपको देती है, उसी तरह ये थर्ड पार्टी इंस्टीट्यूशंस जैसे पेपाल आपसे डिजिटल चिप्स लेकर आपको पेपाल चिप्स देते हैं। ये थर्ड पार्टी इंस्टीट्यूशंस हो या कमर्शियल बैंक्स हो या फिर सेंट्रल बैंक, सभी एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। लेखक कहते हैं कि वो इसी डिजिटल चिप को क्लाउड मनी कहते हैं, क्योंकि ये सभी चीजें आम आदमी की समझ से बहुत ऊपर होती है और ये रियलिटी में डेंजरस भी है, क्योंकि ये जितना कंफर्ट देता है उससे कई ज्यादा डिजिटल क्राइसिस, ऑनलाइन फ्रॉड और कई तरह की मुसीबतों में भी डाल सकता है। दोस्तों, आप अपनी राय में लेखक की बातों से इत्तेफाक रखते हैं? अपनी राय आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। आज मैं बताने वाला हूं एक राज की बात, जिसे जानने के बाद आप भी कहेंगे ऐसा कैसे हो गया। मान लीजिए दोस्तों, आप एक कसिनो में गए जहां आपने कैश देकर डिजिटल चिप ले लिया और उससे बहुत सारे चिप जीत भी गए। लेकिन क्या होगा अगर कसिनो वाले कहते हैं कि अब वो इन सारी चिप को कैश में रिडीम नहीं करते हैं? ब्रेड कहते हैं कि ऐसा ही कुछ आजकल देखने को मिल रहा है। जैसे यूके में कई एटीएम्स और बैंक ब्रांचेस को बंद कर दिया गया है। ऑथर ब्रेड कहते हैं ब्रिटिश बैंकर्स एसोसिएशन की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूके में 2012 से 2020 तक बैंक्स ब्रांचेस में 28% की गिरावट देखी गई। इतना ही नहीं, एटीएम के नंबर्स में भी 24% की कमी आई है। ये तो वही बात हो गई दोस्तों कि चिराग तले अंधेरा। बैंक्स खुद नोट छापने का काम करते हैं, उसे बाजार में एटीएम की मदद से इशू भी करते हैं, लेकिन जब गौर से देखा जाता है तो यही बैंक्स अपने ब्रांचेस और एटीएम के नंबर्स में कमी लाते हुए दिखाई देते हैं। सवाल उठता है, क्यों? वो ऐसा क्यों करते हैं? जाहिर सी बात है दोस्तों, आज कई सारे इंस्टीट्यूशन, स्कूल, रेस्टोरेंट, कैफे, थिएटर, मॉल कैश न लेकर कार्ड पेमेंट या चिप पेमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऐसे फाइनेंशियल फर्म से जुड़े रहते हैं। ब्रेड बताते हैं कि स्वीडन में कई बैंक्स ऐसे हैं जो कैश एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो अगर कोई दुकानदार अपने कस्टमर से कैश लेता है तो उसे दूसरे बैंक्स जो दूर होता है वहां जाकर अपने पैसे जमा करने पड़ते हैं। दोस्तों, भारत में भी डीमोनेटाइजेशन के बाद अधिकतर कंपनीज, फर्म, मॉल, थिएटर, स्कूल, मैक्सिमम हर कोई डिजिटल चिप पेमेंट का यूज करने लगा है, जिससे कैश फ्लो में बहुत गिरावट देखने को मिली है। वैसे देखा जाए तो कैश और डिजिटल चिप दोनों मार्केट में एक साथ काम कर सकते हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन किसी एक का यूज बढ़ने से दूसरा खुद गिर जाएगा, क्योंकि ये बिहेवियर में बिल्कुल एक दूसरे का अपोजिट है। इमरजेंसी सिचुएशन में जैसे लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक और भी नेचुरल या मैन मेड डिजास्टर में जब इलेक्ट्रिसिटी ब्लैकआउट हो जाए और सभी लोग कैश लेने के लिए एटीएम की ओर भागे, लेकिन क्या हो जब एटीएम में पैसे ही ना हो, या फिर जिस तेजी से ब्रांचेस और एटीएम बंद हो रहे हैं, क्या होगा जब एटीएम ही ना हो? जरा सोचिए, अगर सारे बैंक्स, ब्रांचेस बंद हो जाए और एटीएम को खत्म कर दिया जाए, सोसाइटी पूरी तरह से कैशलेस हो जाए, तो आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जैसा कि आप दोस्तों को पता होगा कि एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन किसी भी चीज को सक्सेसफुल बनाने में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। एडवर्टाइजमेंट कई तरह से किए जाते हैं, जैसे टीवी, रेडियो, होर्डिंग, यहाँ तक कि यूट्यूब और सभी सोशल मीडिया ऐप में भी अब ऐड आने लगे हैं। डिजिटलाइजेशन के भी इतनी तेजी से आगे बढ़ने का एक वजह है एडवर्टाइजमेंट। आप लोगों ने कई बार ऐसा ऐड देखा होगा कि पेमेंट करना हुआ अब और आसान, एक क्लिक में भरिए अपने सारे बिल्स। रास्ते पर होर्डिंग पर दिखाई देता है, फोन पे लेकर आया है साल का सबसे बड़ा फेस्टिव ऑफर, या फिर 0% इंटरेस्ट में मिल सकता है 10,000 तक का लोन, इत्यादि इत्यादि। ये सारी एड और प्रमोशंस इतनी बार लोगों के सामने आते हैं कि उनके दिमाग में कहीं जाकर ये छप जाता है और वो अपने बेनिफिट के लिए फिनटेक के जाल में फंस जाते हैं।
और फिर ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपने बेनिफिट के अकॉर्डिंग अपने कस्टमर का यूज करते हैं, जिस पर हमने एपिसोड 2 में बात की थी। क्या आपने कभी कैश बचाओ या कैश के यूज के लिए प्रमोशन या एड देखी है? आप अपनी राय कमेंट में हमें बता सकते हैं। परिवर्तन ही संसार का नियम है, ऐसा हम लोगों ने कई बार सुना है, लेकिन ये चेंजेस होते कैसे हैं? आप सभी ने हिस्टोरिकल मूवी तो देखी ही होगी, जहाँ महाराजा या फिर अंग्रेजों के समय जाने आने का साधन घोड़ा गाड़ी हुआ करती थी। ब्रेट बताते हैं कि 1898 में विंटर मोटर कैरेज कंपनी ने पहली बार मोटर गाड़ी मार्केट में लॉन्च की। इसका बेनिफिट उन्होंने ये बताया कि इसमें खर्च कम है और घोड़े की देख रेख के लिए परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। लोगों को ये मोटर गाड़ी बहुत पसंद आई और धीरे धीरे घोड़ा गाड़ी खत्म होती चली गई। जबकि मोटर गाड़ी की खामियां भी थी, जैसे एयर पोल्यूशन, मेंटेनेंस एक्सेट्रा। लेकिन ये खामियां ऐसे खो गई जैसे धुंध में रोशनी। ऑथर बताते हैं कि कैश बाइसिकल की तरह है और डिजिटल चिप पेमेंट्स कार्स की तरह है। दोनों एक ही रास्ते पर चल सकते हैं। जैसे रोड के किनारे साइकिलिंग के लिए रास्ता बना हुआ होता है, ये दुनिया मॉडर्न बनने की रेस में है, जिसे साइकिल से तो जीता नहीं जा सकता। इसलिए कार्स यानी डिजिटल पेमेंट्स को ज्यादा अपनाया जा रहा है। कार्स बनाने वाली कंपनीज ने कस्टमर्स को बस दो बेनिफिट बताए कि ये टाइम और मनी सेव करती है, और बाकी गवर्नमेंट पर छोड़ दिया, जिसमें कई तरह के टैक्स इंश्योरेंस शामिल है। अगर हम खामियों की बात करें तो कार्स से एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, ओबेसिटी और भी कई तरह के नुकसान होते हैं। वही दूसरी ओर बाइसिकल आपको हेल्दी रखता है, पोल्यूशन नहीं करता और इससे कम एक्सीडेंट भी होते हैं। इसके बाद भी कार्स रेस में इसलिए आगे हैं क्योंकि बाइसिकल पर चलने वाले पीछे रह जाते हैं। वो बढ़ती तकनीक के साथ कदम से कदम नहीं मिला पाते और कहीं ना कहीं सोसाइटी में वो प्लेस नहीं ले पाते, जिन्हें हम सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी भी कहते हैं। दोस्तों, भारत एक डेवलपिंग नेशन है, ये बात तो सभी जानते होंगे। लेकिन जब आप इस देश को नजदीक से देखेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ के लोग जो रूरल एरिया में रहते हैं या छोटे सिटीज में रहते हैं, वो अपना ज्यादातर काम कैश से ही करते हैं। राशन लाना हो या बच्चे का कपड़ा लेना हो, दूध का हिसाब हो या अखबार वाले का, उनका काम कैश से ही होता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जैसे दूध वाला, नाई, पेपर बेचने वाला, किसान या वैसे लोग जिन्हें मोबाइल यूज करना भी नहीं आता। ऐसे लोगों के लिए ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हेल्पफुल नहीं होते। ऐसे बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सिर्फ बिजनेसमैन के लिए ही हेल्पफुल होते हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, ऐसे बहुत से देश हैं जहां ये सिस्टम चल रहा है। ये डिजिटलाइजेशन इतनी अंदर तक घुस गया है कि अब तो पूजा, शादी और अधिकतर काम ऑनलाइन ही होने लगे हैं। कोविड ने फिनटेक के लिए संजीवनी बूटी का काम किया है, लेकिन कैश आज भी लोअर और मिडिल क्लास का हीरो बना है, जो ना हमारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन मांगता है, ना ऑनलाइन फ्रॉड में फंसता है और इमरजेंसी सिचुएशन में हमेशा साथ देता है। जबकि डिजिटल पेमेंट इन सभी कामों में कैश से हार जाता है। इस एपिसोड से आपको क्या नई जानकारी मिली, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। कौन है ये डिजिटल डिटेक्टिव? हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सागर खांडेकर और आप सभी का स्वागत करता हूं कुकू एफएम पर, जहां हम चर्चा कर रहे हैं ब्रेट स्कॉट की लिखी क्लाउड मनी की। क्या आपको पता है मैरिजुआना क्या होता है और ये भारत में क्यों बैंड है? ब्रेट बताते हैं कि वो टाइलर से एक कैलिफोर्निया के सिम्बोसिस गैदरिंग में हिप्पी फेस्टिवल में मिले थे। फिर 2 हफ्ते बाद लॉस एंजलिस में उनकी मुलाकात हुई। दोस्तों, मैरिजुआना और कैनबिस एक तरह के नशीले सब्सटेंस होते हैं। वैसे तो इसका यूज दवा बनाने के लिए भी किया जाता है, लेकिन इसे भारत में बैन किया है। लॉस एंजलिस में मिलने के दौरान टाइलर ऑथर ब्रेट को अमेरिका में मैरिजुआना इंडस्ट्री की मुसीबतों की चर्चा करने लगे। टाइलर बताते हैं कि अमेरिकन कैनबिस एक्टिविस्ट ने लंबे प्रयास के बाद सफलता हासिल की और यूएसए में वीड के यूज को लीगलाइज कर दिया। हालांकि लीगल सिर्फ स्टेट लेवल पर हुआ है, लेकिन यूएस बैंक फेडरल लेवल पर काम करती है और इसीलिए वो बैंक्स लीगलाइज मैरिजुआना इंडस्ट्री का भी अकाउंट खोलने से रोक देती है। ऐसा करने से
सारी मैरिजुआना और कैनबिस इंडस्ट्रीज कैश पर चलती है, न कि डिजिटली। इस इशू पर चर्चा करने के बाद ब्रेट को इनवाइट किया गया। वहां कई तरह के मैरिजुआना इंडस्ट्रियलिस्ट, क्रिप्टो करेंसी डीलर्स और बिजनेस एनालिस्ट आए थे। लेखक कहते हैं कि वहां भी कैश और डिजिटल पेमेंट के फायदे और नुकसान की चर्चा हुई। कैनबिस इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपने प्रॉब्लम्स को शेयर किया। लेखक ने भी डिजिटल पेमेंट से जुड़ी हुई प्राइवेसी इश्यूज की बात की। ब्रेट कहते हैं कि बैंक के पास अपने कस्टमर्स के सारे ट्रांजैक्शंस की जानकारी होती है, जिससे उसकी बिहेवियर, हैबिट, एडिक्शन और वीकनेस के बारे में भी आसानी से पता लगा सकते हैं। मान लीजिए कि कोई बच्चा माइक्रोस्कोप से किसी कीड़े को रोज देखता है, तो वो उसकी हरकतों और आदतों के बारे में आसानी से जान जाएगा। उसी तरह बैंक्स भी ट्रांजैक्शन की हेल्प से अपने कस्टमर की सारी चीजों जैसे ट्रांसपोर्टेशन, होटल, रेस्टोरेंट, मूवीज, थिएटर, लेक्चरर्स, फूड, अल्कोहल, बुक, पीरियोडिकल्स, ड्यूज, रिलीजियस एक्शंस पर नजर रखती है। यहाँ तक कि लोन देने से पहले बैंक आपका पेमेंट हिस्ट्री देखने के लिए मांग सकती है, लेकिन आप बैंक्स का लोन हिस्ट्री नहीं मांग सकते। लेखक इसे बैंक्स डोमिनेशन कहते हैं। आगे बताते हुए ब्रेट कहते हैं कि बैंक्स के पास भी ऐसे अपडेटेड वर्जन का टेलीस्कोप ही है, जिससे वो अपने कस्टमर की पेमेंट हिस्ट्री से उसके प्राइवेट इंफॉर्मेशन भी रखते हैं। दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं अपने कस्टमर की प्राइवेट इंफॉर्मेशन कौन और कैसे रखता है? लेखक बताते हैं कि आमतौर पर कस्टमर जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं वो उनका बैंक देख सकता है कि कब, कैसे, कितने पैसे कहाँ से भेजे गए हैं। इसके अलावा जिस बैंक में पैसे भेजे गए हैं वो लिमिटेड डेटा ही देख पाता है। ये इस पर भी डिपेंड करता है कि आपने किस गेटवे का इस्तेमाल किया है ट्रांजैक्शन के लिए। अगर आपने अपने फोन से या किसी ऐप का इस्तेमाल कर ट्रांजैक्शन किया है तो वो भी आपकी सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। ब्रेट बताते हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपके डेटा के प्राइमरी व्यूअर हैं। कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऐसे भी होते हैं जो कस्टमर की सेंसिटिव डेटा थर्ड पार्टी को बेच देते हैं। जैसे कि आप किसी कंपनी की क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, एक महीने में आप एस्टिमेट कितने पैसे का यूज करते हो, और इस तरह फ्रॉड कंपनी आपके डेटा से फ्रॉड करती है। वुल्फी क्रिस्टल एक ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर है जिन्होंने इस बात को सबके सामने लाया है कि कैसे पेपाल आपके डेटा को 600 ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर करने का हक रखता है। इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कस्टमर के डेटा को कमर्शियल कंपनी को भी बेचती है। जैसा कि एक खबर सामने आई थी जिसमें यह बताया गया था कि गूगल सेल्स ट्रैक करने के लिए मास्टर कार्ड से क्रेडिट कार्ड होल्डर की इंफॉर्मेशन लेता है। ब्रेट बताते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बाद गवर्नमेंट कस्टमर के प्राइवेट इंफॉर्मेशन के सेकेंडरी व्यूअर्स होते हैं। सरकार ये काम कई कारणों से करती है, लेकिन इसका मेन रीजन सिक्योरिटी होता है। जब गवर्नमेंट ऑफिसर को कोई भी अकाउंट सस्पिशियस लगता है तो वो उस इंसान के सारे पेमेंट हिस्ट्री चेक कर सकता है, और इसके लिए उसे वारंट भी जरूरी होता है। ब्रेट बताते हैं कि अमेरिकन बैंक को फिनसेन, द फाइनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट नेटवर्क, को किसी कस्टमर की सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट्स करनी पड़ती है, जिसके बाद फिनसेन उस कस्टमर पर नजर रखती है और उसके पेमेंट हिस्ट्री से उसके बिहेवियर, एक्शन और दूसरी प्राइवेट इंफॉर्मेशन जुटाती है। स्विफ्ट से भी सरकार जरूरत पड़ने पर इंटरनेशनल लेवल के टेररिस्ट या क्रिमिनल को पकड़ने के लिए इंफॉर्मेशन लेती है। सीधे भाषा में बोला जाए तो क्राइम को कंट्रोल करने के लिए और टेररिस्ट को पकड़ने के लिए सरकार फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पेमेंट हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन लेती है। पेमेंट हिस्ट्री का सर्वेलेंस एक तरह से हेल्पफुल भी होता है, क्योंकि ये क्राइम को कंट्रोल करता है और एक बड़े भाई यानी बिग ब्रदर के रोल में साथ देता है। ब्रेट बताते हैं कि अगर कोई बच्चा कहीं खो जाता है या अपनी मर्जी से चला जाता है तो उनके पेरेंट्स न सिर्फ मोबाइल के हेल्प से उनका लोकेशन देख सकते हैं, बल्कि उनके पॉकेट मनी ऐप से उनका पेमेंट हिस्ट्री भी देख सकते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हर एक कस्टमर का डेटा पर्सनली नहीं देख सकती, इसलिए वो एआई का यूज करती है, जिससे सभी कस्टमर का डेटा सर्वेलेंस आसानी से हो जाता है। दोस्तों, सर्वेलेंस जो है वो एक लिमिट तक ही सही होता है,
मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर रीजन से कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी की खबर बैंक्स को मिलती है और बैंक उस पूरे एरिया से होने वाले ट्रांजैक्शंस को ब्लॉक कर देता है। हालांकि ट्रांजैक्शन ब्लॉक करने की बैंक के पास वजह है, लेकिन उसकी वजह से कई लोगों को प्रॉब्लम्स होती है। बैंक्स के ट्रांजैक्शन ब्लॉक करने के पीछे और भी वजह होती है, जैसे क्राइम कंट्रोल करना, वैसे प्रोडक्ट जो इलीगल है या बैंक उन्हें सही नहीं मानता उसे बिकने से रोकना। जो गवर्नमेंट पावर में है वो ऑपोजिशन पार्टी के ट्रांजैक्शन को ब्लॉक करवाती है, क्योंकि उस पैसे से वो इलेक्शन में इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। कई बैंक्स जरूरत पड़ने पर अकाउंट फ्रीज भी कर देती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने कस्टमर के हर एक ट्रांजैक्शन को सर्वेलेंस करती है और वजह ये बताती है कि वो ये आपके बेनिफिट के लिए कर रही है। दोस्तों, ये सुनने में ऐसा ही लगता है जैसे मान लीजिए आपके घर में कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर आए और बोले हम आपके बेडरूम, किचन और लिविंग रूम में कैमरा लगाएंगे और ये आपकी सेफ्टी के लिए किया जा रहा है। अगर आप कुछ गलत नहीं करते तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये सर्वेलेंस करते वक्त बैंक्स भूल जाते हैं कि हर इंसान का अपना प्राइवेट लाइफ भी होता है। जैसे वो गवर्नमेंट ऑफिसर भूल गए कि सेफ्टी के साथ प्राइवेसी भी आम लोगों के लिए मैटर करती है, जो उनके कैमरा लगाने की वजह से नहीं होगा। दोस्तों, क्या आपको ऐसा लगता है कि पेमेंट हिस्ट्री से बैंक अपने कस्टमर की प्राइवेट लाइफ पर निगरानी रखती है? आप अपना जवाब हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ब्रेड बताते हैं कि एक बार वो सैन फ्रांसिस्को के एक अपार्टमेंट में रुके थे। कुछ दिन बाद उन्हें पता चलता है कि उस अपार्टमेंट के ओनर ने एक हिडन कैमरा लगाया है। जब वो घर पर नहीं होती थी तब अपनी बिल्ली पर नजर रखने के लिए ये जानकर ब्रेड के होश उड़ जाते हैं। वो उस अपार्टमेंट में अपनी मन के अकॉर्डिंग रहते थे, लेकिन ये जानने के बाद उन्होंने अपना बिहेवियर बदल दिया, पूरे कपड़े पहनकर घूमने लगे। ऐसे ही दोस्तों कई कस्टमर हैं जिन्हें पता तक नहीं होता कि बैंक उन पर नजर रख रही है, सर्वेलेंस कर रही है। अगर उन्हें ये बात पता चल जाती है तो उनका भी रवैया ब्रेड जैसा बदल जाएगा, जब उन्हें पता चलता है कि एक कैमरा उन्हें देख रहा है। दोस्तों, क्या आपको पता था कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने कस्टमर के पेमेंट हिस्ट्री पर नजर रखती है, सर्वेलेंस रखती है? आपको इस एपिसोड से क्या नई जानकारी मिली, ये आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऑनलाइन पेमेंट हमें सेल्फ रिलायंट बना रहा है या हेल्पलेस? हेलो दोस्तों, ब्रेड स्कॉट की लिखी क्लाउड मनी की कैश और डिजिटल पेमेंट के बीच अंतर समझ लेने के बाद आपके मन में ये सवाल तो आया होगा कि क्या हमें पूरी तरह से कैशलेस हो जाना चाहिए? लेकिन क्यों? ब्रेड कहते हैं कि सवाल अक्सर सभी लोगों के मन में आता है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और डिजिटल पेमेंट के सपोर्टर इसके जवाब में कहते हैं क्योंकि ये यूज करने में आसान है और बदलते समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना सिखाता है। 10 में से 9 लोग का जवाब यही होता है क्योंकि डिजिटल पेमेंट इजी टू यूज है, इसलिए वो इसे अपनाते हैं। ब्रेड कहते हैं कि सवाल अक्सर सभी लोगों के मन में आता है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और डिजिटल पेमेंट के सपोर्टर इसके जवाब में कहते हैं कि क्योंकि ये यूज करने में आसान है और बदलते समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना सिखाता है। 10 में से 9 लोग का जवाब यही होता है क्योंकि डिजिटल पेमेंट इजी टू यूज है, इसलिए वो इसे अपनाते हैं। ऑथर कहते हैं कि जब उन्होंने कह दिया कि डिजिटल पेमेंट लोग अपनाते नहीं बल्कि उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो एक जर्मन इकोनॉमिस्ट ने उनसे ये पूछा कि आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि उन्हें मजबूर किया जाता है, मार्केट को डिसाइड करने दीजिए। इसका जवाब ब्रेड ऐसे देते हैं कि हम सूट क्यों पहनते हैं? हम कुछ और भी तो पहन सकते हैं, लेकिन सूट ही क्यों? क्योंकि ऐसा न करने से हम सोसाइटी से अलग दिखेंगे, हमें जज किया जाएगा। ठीक वैसे ही डिजिटल पेमेंट करना आज एजुकेशन होने का प्रूफ है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको मूर्ख समझा जाता है। दोस्तों, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर गए कुछ खरीदने और वहां सीओडी यानी कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन ब्लॉक हो? ब्रेड कहते हैं कि आज मैक्सिमम जगहों पर पेमेंट की ऑप्शंस पर गौर किया जाए तो वहां एप्पल पे, फोन पे, गूगल पे, कार्ड पेमेंट, मोबाइल पेमेंट ये ऑप्शंस दिखाई देते हैं। कैश तो ऑप्शन में होता भी नहीं, तो ये कहना गलत होगा कि कस्टमर खुद ऑप्ट करते हैं डिजिटल पेमेंट के लिए।
मान लीजिए दोस्तों सीओडी ऑप्शन ब्लॉक होने की वजह से आप ऑनलाइन वो सामान खरीद लेते हैं, तो क्या डिजिटल पेमेंट आपका ऑप्शन था या मजबूरी? इसलिए लेखक कहते हैं कि आज लोगों को डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट का यूज करने के लिए अलग अलग तरह से मजबूर किया जा रहा है। क्या आप जानते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम क्या होता है? ऑथर कहते हैं कि ये एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें एक विक्टिम उस किडनैपर से इमोशनली कनेक्टेड हो जाता है जिसने उसे किडनैप किया है और उसे लॉस से बचाने की कोशिश भी करता है। उसी तरह आज मैक्सिमम लोग इस क्लाउड मनी के बंदी है और उसको डिफेंड भी करते हैं। हालांकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोगों को और भी ज्यादा डिजिटल पेमेंट यूज करने के लिए अलग अलग बेनिफिट्स बताकर इंस्पायर करती है, लेकिन लोग धीरे धीरे ही सही इसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ब्रेड कहते हैं वो USAID फंडेड प्रोग्राम में बादल मलिक से उनकी मुलाकात हुई, जिनका काम इंडिया में लोगों को डिजिटल पेमेंट की ओर अट्रैक्ट करना था। बादल लेखक को बताते हैं कि इंडिया में उन्हें ऐसा करने में कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। डिजिटल पेमेंट को अपनाने के लिए उन्हें बड़ी कंपनीज के साथ कांटेक्ट में आना पड़ा और उनके साथ डील करनी पड़ी कि वो अपने एम्प्लॉय को सैलरी डिजिटल मनी में करे। इसके बाद छोटे दुकानदार और बिजनेसमैन को बिजनेस कार्ड प्रोवाइड किया गया जो डिजिटल पेमेंट का एक सोर्स था। और भी कई तरह के इनिशिएटिव लिए गए लोगों को डिजिटल पेमेंट की ओर अट्रैक्ट करने के लिए। आप किन किन जगहों पर डिजिटल पेमेंट यूज करते हैं वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ब्रेड कहते हैं कि कई गरीब देश ऐसे हैं जहां लोग अपना गुजारा कैश से ही करते हैं। साउथ अफ्रीका, इंडिया और ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां चौक पर कुछ औरतें सब्जी बेचती हैं और लोग अलग अलग काम करके कैश लेते हैं। उनके पास डिजिटल पेमेंट का कोई सोर्स नहीं होता, न वो इसे यूज करना जानते हैं, लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसे लोग को भी डिजिटल पेमेंट यूज करने के लिए इंस्पायर और मजबूर करता है। लेखक कहते हैं कि पुकाल्पा अमेज़न रीजन के पास एक छोटा गांव है जहां लोग माइनिंग और ऑयल प्लांटेशन का काम करके कैश लेते हैं। यहाँ की मैक्सिमम दुकानों में कैश लेने का ही रिवाज है, लेकिन क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है तो सारे टूरिस्ट यहाँ आकर कार्ड पेमेंट के लिए पूछते हैं। ब्रेड बताते हैं कि जब वो इस जगह पर गए तो एक शॉपकीपर उनसे डिजिटल पेमेंट कैसे लेते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये पूछने लगा। डिजिटल पेमेंट के सपोर्टर इस दुकानदार की बहुत तारीफ करते होंगे। कहीं ना कहीं ये भी उसी घोड़े के जैसा होगा जिसने शिकारी की हेल्प से बारहसिंगा को मार तो दिया, लेकिन अपनी पीठ पर सैडल और मुंह में लगाम लेकर घूमता रहा। आने वाले समय में ये भी स्टॉकहोम सिंड्रोम से सफर करता रहेगा। कई बड़ी कंपनीज जैसे कोको कोला, यूनिलीवर, गैप ने ऐसे नियम निकाले जो बेटर देन कैश अलायंस को सपोर्ट करता है। इन कंपनीज ने छोटे और गरीब देशों में काम कर रहे अपने वर्कर्स को सैलरी डिजिटल पेमेंट में देने लगे। इनके अलावा कई एनजीओज जैसे केयर, मर्सी कॉप्स और सेव द चिल्ड्रन ने भी ये अलायंस ज्वाइन कर लिया और अपना काम डिजिटल पेमेंट से करने लगे। लेकिन कुछ फर्म और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी भी हैं जो कैश लेने के लिए और कैश में काम करने के लिए लोगों को इंस्पायर कर रही है। जैसे म्युनिसिपैलिटीज ऑफ फिलाडेल्फिया और सैन फ्रांसिस्को में एक नियम निकाला है जिसके तहत शॉपकीपर को कैश एक्सेप्ट करने के लिए बोला गया। जैसे हमने पहले भी देखा दोस्तों कि किस तरह कैश लोअर और मिडिल क्लास वाले लोगों के लिए हेल्पफुल होता है। हमें इसके बेनिफिट्स को भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा कैश पेमेंट को कोई मॉनिटर नहीं कर सकता, इसे ब्लॉक नहीं किया जा सकता। इमरजेंसी सिचुएशन में ये हमेशा यूजफुल होता है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि डिजिटल पेमेंट रिस्की है? और इस एपिसोड से आपको क्या जानकारी मिली ये आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या ह्यूमन की जगह ले लेंगे रोबोट? हेलो दोस्तों, ब्रेड स्कॉट की लिखी क्लाउड मनी की। आज आपको किसी को पैसे भेजने होते हैं तो आप यूपीआई कर सकते हैं या क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं, लेकिन क्या आपको पता है आज से 10 साल पहले बैंक में पैसे कैसे जमा होते थे या किसी के अकाउंट में पैसे कैसे भेजे जाते थे? पहले जब डिजिटल पेमेंट का उतना साधन नहीं था तब लोगों को बैंक तक जाना पड़ता था, फॉर्म भरना पड़ता था और उसी लाइन में खड़े रहकर जमा करना पड़ता था और उन्हें तब कुछ घंटों का समय लगता था। बैंक के कस्टमर सीधा मैनेजर या उस बैंक के सेंट्रल ब्रांच से कनेक्टेड नहीं रहते थे। बैंक के हर ब्रांच में क्लर्क रहते थे जो छोटी बड़ी हर जानकारी कस्टमर को देते थे। जैसे शेफ और कस्टमर के बीच में वेटर मीडिएटर का रोल प्ले करता है, ठीक वैसे ही। लेकिन आज
डिजिटल पेमेंट और ऑनलाइन बैंकिंग ने उस मीडिएटर क्लर्क की जगह ले ली है। अब ऐप में सेल्फ हेल्प का ऑप्शन होता है, जिससे कस्टमर अपनी क्वेरी और अपने प्रॉब्लम्स बैंक तक शेयर करता है और उस क्लर्क के जगह कस्टमर सर्विस वाले कस्टमर की हेल्प करते हैं। ये एक तरह का ऐसा बैंक ब्रांच है जो फोन टू फोन वर्क करता है। ब्रेड बताते हैं कि 1958 में बार्कलेज बैंक ने एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया। इसमें लिखा था नो रोबोट एट काउंटर, यानी बैंक काउंटर में आदमी यानी क्लार्क ही होंगे जो कस्टमर को असिस्ट करेंगे। लेकिन आज 60 साल बाद ये बैंक्स अपना हर काम डिजिटल मोड में करना चाह रही है, बल्कि कर भी रही है। ह्यूमन टू कंप्यूटर में स्विच करने का बैंक का रीजन प्रॉफिट बनाना था। अब बैंक का मोटिव नो ह्यूमन एट काउंटर हो गया है। दोस्तों, क्या आपको पता है बैंक ह्यूमन से कंप्यूटर में स्विच करके कैसे प्रॉफिट बनाती है? बैंक्स का मानना है कि आदमी मशीन की कंपैरिजन में कम एफिशिएंट है। आदमी थक जाता है, प्रोडक्टिविटी भी आदमी की तुलना में कम है और आदमी को सैलरी भी देनी पड़ती है। आदमी कस्टमर से बात करने में समय वेस्ट कर सकता है, छुट्टी ले सकता है, लड़ाई करके गुडविल खराब कर सकता है, लेकिन मशीन ये सब काम बहुत आसानी से कर सकती है। और इन सब से ज्यादा इम्पोर्टेंट, वो बैंक्स को प्रॉफिट बनाकर दे सकती है जो एक आदमी उतना नहीं दे सकता। लेकिन दोस्तों, इससे कई लोग जो बैंक्स में काम कर रहे होते हैं उनका जॉब मशीन ले लेता है और इससे एक बार फिर आम इंसान को डिजिटलाइजेशन नुकसान पहुंचाने का काम करता है। ह्यूमन टू डिजिटल मोड ऑफ बैंकिंग की शुरुआत सिलिकॉन वैली से हुई और उसके बाद सभी बैंक्स इसे अपनाते चले गए। सिलिकॉन वैली ने 1980 के दशक में इसे होम बैंकिंग के नाम से स्प्रेड किया, जो आगे चलकर डिजिटल बैंकिंग के नाम से जानी जाती है। आज के मॉडर्न जमाने के लोग ऑनलाइन बैंकिंग ही प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन ये डिजिटल बैंक्स अंदर से कैसे काम करते हैं ये जानना आम आदमी के लिए उतना ही मुश्किल है जितना हमारे और आपके लिए चाइनीज लैंग्वेज पढ़ना मुश्किल है। अब डेवलप्ड और कई डेवलपिंग देशों की सिचुएशंस ऐसी है कि वहाँ टेक्नोलॉजी ने बैंक्स का मैक्सिमम काम संभाला हुआ है। जहाँ तक कि इकोनॉमिस्ट को इस बात पर चर्चा करते सुना जाता है कि क्या हमें सच में बैंक्स की जरूरत है। मान लीजिए आप एंड्रॉयड फोन में एक ऐप इंस्टॉल करते हो जो एंड्रॉयड ने ही लॉन्च किया हो, तो आप बताइए दोस्तों कि वो एंड्रॉयड को स्ट्रेंथन करेगा या वीक? ऑब्वियसली वो ऐप एंड्रॉयड को स्ट्रेंथन करेगा, क्योंकि आप उस एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे होंगे। उसी तरह जब आप छोटा से छोटा ट्रांजैक्शन किसी ऐप की मदद से करते हो तो वो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी यानी फिनटेक को स्ट्रेंथन करने का काम करता है। फिनटेक बैंक्स के साथ पार्टनरशिप में होता है और सभी फाइनेंशियल ड्यूटीज को ऑपरेट करने का काम करता है। ये फिनटेक कंपनी किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को इंटरप्ट करने का उतना ही पोटेंशियल रखता है जितना एक एंड्रॉयड ऐप अपने एंड्रॉयड फोन को। बैंक्स की हमेशा यही कोशिश रही है कि वो बैंक ब्रांच को खत्म करके सारे बैंकिंग सिस्टम को ऐप से कंट्रोल करे। ये ऐसा ही है जैसे एक वेटर को हटाकर सेल्फ सर्विस मशीन लगा दी गई हो। ये अब शेफ और कस्टमर के बीच मीडिएटर का काम खत्म करता है। ये मशीन कस्टमर की प्रॉपर इंफॉर्मेशन रखने के साथ साथ फीडबैक भी सीधा कंपनी तक पहुंचाती है। लेकिन सवाल ये बनता है दोस्तों, क्या ये मशीन कस्टमर की फीडबैक का रिस्पॉन्ड देता है? क्या आप मशीन से शिकायत कर सकते हैं? आपने बहुत से वेबसाइट पेमेंट ऐप और बैंक ऐप में FAQ यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का ऑप्शन देखा होगा, लेकिन क्या हर इंसान के प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ सवाल होता है वहां पर? नहीं, ये कॉमन से क्वेश्चन होते हैं क्वेरी और कंप्लेंट से जुड़े हुए। ऐसे लोग नॉन कंप्लेंट पीपल हैं जिनसे कंप्लेंट करना यूजलेस है। फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन अपने सारे काम ये नॉन कंप्लेंट पीपल से करवाना चाहती है, क्योंकि न इनको सैलरी देनी पड़ती है न इन्हें ब्रांच की जरूरत होती है और ये 24/7 काम कर सकते हैं। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कंपनी को कॉल किया और उधर से एक कंप्यूटर वॉइस आपके साथ बात करती है? कंप्लेंट करने के लिए 9 दबाएं। आज मैक्सिमम सभी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ने इंसान की जगह मशीन को काम पर रखना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें आपने अलेक्सा का नाम तो सुना ही होगा। चैटबॉट्स और कुछ नहीं, एक तरह की मशीन होती है जो इंसानों की भाषा को डिकोड करके उनसे बात करती है और उन्हें असिस्ट करती है।
आज बैंक्स कस्टमर सर्विस में ह्यूमन को रिप्लेस करके ये चैटबॉट्स यूज करती है, जो उनके लिए प्रॉफिटेबल है क्योंकि उन्हें भी सैलरी नहीं देनी पड़ती। वो ह्यूमन के कंपैरिजन में ज्यादा काम कर सकती है। अगर ग्राउंड लेवल से देखा जाए तो ये फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही तेजी से मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है, लेकिन रियलिटी में ये बैंकिंग सिस्टम को पूरी तरह से मशीन बेस्ड बना रहा है। आज के युग में यानी 21st सेंचुरी में अगर आपको लोन चाहिए तो आपको ना बैंक जाने की जरूरत है, ना ही मैनेजर से मिलने की जरूरत है। बस इंफॉर्मेशन बैंक ऐप में फिल करनी होती है और आपको एक बॉट बता देता है आप लोन के लिए एलिजिबल है या नहीं। दोस्तों, आपके नजर में ह्यूमन से मशीन में स्विच करने का फिनटेक का ये आइडिया आपको कहाँ तक सही लगता है? आप अपने व्यूज मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। कैसे होगा फाइनेंस का ये ऑटोमेटिक सिस्टम? हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सागर खांडेकर और आप सभी का स्वागत करता हूं कुक्कू एफएम पर, जहां हम चर्चा कर रहे हैं ब्रेड स्कॉट की लिखी क्लाउड मनी की। ब्रेड बताते हैं कि सिंगुलैरिटी यूनिवर्सिटी, जो कि स्पेस एंटरप्रेन्योर पीटर डायमंडिस और रे कुर्जवेल ने शुरू की, जिसमें कई इकोनॉमिस्ट, साइंटिस्ट और सभी फील्ड के जीनियस कई टॉपिक्स पर रिसर्च करते हैं। ऑथर ब्रेड कहते हैं इस यूनिवर्सिटी का एम इनोवेशन है, जिससे दुनिया को नई मुकाम तक पहुंचाया जा सके। इनका मानना है कि मशीन को इतना इंटेलिजेंट बनाया जा सकता है कि वो दूसरी मशीन को जन्म दे सकती है और इससे हम इस धरती के भगवान बन सकते हैं। वैसे देखा जाए तो सिंगुलैरिटी यूनिवर्सिटी की बातें फेयरटेल जैसी कहानी रखती है कि हम टेक्नोलॉजी की मदद से अर्थ की सारी प्रॉब्लम्स खत्म कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, आपका क्या मानना है? सिंगुलैरिटी यूनिवर्सिटी कई ऐसे रिसर्च कर रही है जिससे वो इस अर्थ के बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। जैसे दोस्तों, आज हमें पहले ही पता चल जाता है कि कौन सा एस्टेरॉइड अर्थ से कब टकरा सकता है या बगल से गुजरने वाला है। इसी तरह के रिसर्च इस यूनिवर्सिटी में किए जाते हैं, जिससे हम प्रॉब्लम्स जैसे पॉवर्टी, हंगर, डिसीज और डेथ तक को खत्म कर सकते हैं। ब्रेड बताते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के एक रिसर्चर ने उन्हें बताया कि वहां अमर यानी इमोर्टल बनने के लिए भी रिसर्च किया जा रहा है। ये काफी मजेदार है दोस्तों। इस बारे में तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि किस तरह से छोटे छोटे फाइनेंशियल कंपनी बड़े फिनटेक को सर्व करते हैं। लेखक बताते हैं कि जब वो सिंगुलैरिटी यूनिवर्सिटी में थे तब उनकी मुलाकात जो लॉन्सडेल से हुई, जो पैलेंटिर कंपनी से थे, जिसका काम यूएस मिलिट्री, सीआईए, एफबीआई, एनएसए के लिए डेटा सर्वेलेंस करना था। पैलेंटिर पेपैल के साथ भी इमर्ज हुआ और मिलियंस ऑफ कस्टमर्स के फ्रॉड डेटा ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके यूएसए मिलिट्री को दे चुका था। इसके बाद पेपाल के को फाउंडर पीटर थील ने उन्हें फंडिंग किया नेशनल सिक्योरिटी के लिए। इसके बाद पेपाल के को फाउंडर पीटर थील ने उन्हें फंडिंग किया नेशनल सिक्योरिटी के लिए, इस काम को करते रहने के लिए। इस काम के अलावा पैलेंटिर बड़ी मेगा कॉर्पोरेशन जेपी मॉर्गन के लिए भी काम करती है। जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि किस तरह बैंक के फ्रंटलाइन वर्कर जो कि क्लर्क हुआ करते हैं, उनको हटाकर मशीन्स और चैटबॉट से बदल दिया है। इस कारण से बैंक्स अपने कस्टमर से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रख पाते हैं, लेकिन कस्टमर्स बहुत तरह से अपनी क्वेरी और कंप्लेंट डेटा के फॉर्म में बैंक्स के पास भेजते हैं और इस तरह से बैंक के पास बहुत ही ज्यादा मात्रा में डेटा स्टॉक हो जाता है। लेखक बताते हैं कि एचएसबीसी बैंक अगर अपने 39 मिलियन कस्टमर्स के डेटा को स्टोर करे तो उसे 150 पीटाबाइट की स्टोरेज चाहिए होगी, जितनी जगह 1,53,600 लैपटॉप में होती है। चौंक गए दोस्तों? अब इतनी डेटा रिकॉर्ड करने की कोई वजह तो बनती नहीं, इसलिए ये बिग टेक कंपनीज छोटी कंपनी जैसे कि पैलेंटिर का यूज करती है और पैलेंटिर इस डेटा का यूज करके एआई की मदद से कई काम करती है, जैसे किस रीजन के लोग के खाने में टेस्ट कैसा है, कौन सी चीज कहाँ ज्यादा यूज की जाती है। मान लीजिए दोस्तों, आपको आज से 100 साल पहले किसी को लंदन में लेटर भेजना होता हो तो उसके लिए आपको महीनों लग जाते हैं। अगर बात 50 साल पहले की करें तो स्पीड पोस्ट और एयरलाइन की मदद से कम समय में ही लेटर भेजा जाने लगा। लेकिन आज
दोस्तों सिचुएशन ऐसी है कि आपको दुनिया के किसी भी कोने में किसी को भी मैसेज भेजना हो तो उसके लिए कई ऐप, ईमेल है। कुछ मिनटों में आप अपना मैसेज अर्थ के किसी भी कोने में भेज सकते हैं। दोस्तों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की अगर बात करें तो बैंक्स भी पहले ऐसे ही काम करती थी, जहां लोग डिफरेंट पोस्ट पर कस्टमर को असिस्ट करने के लिए होते थे। फिर वो दौर आया जब ऑनलाइन बैंकिंग धीरे धीरे अपनी जगह बनाने लगी। कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर की मदद से काम आसान होने लगा। पैसा गिनने के लिए मशीन आ गई। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे स्पीड पोस्ट और एयरलाइन की मदद से लेटर जल्दी पहुंचने लगे। अगर हम आज की बात करते हैं तो मैक्सिमम हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने आदमी की जगह एक नॉन ह्यूमन मशीन को रख लिया है, जैसे कि रोबोट, जो कस्टमर की प्रॉब्लम्स और क्वेरी को डेटा के फॉर्म में रिकॉर्ड तो कर लेता है, लेकिन उन्हें प्रॉपर रिजोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर पाता। दोस्तों आप सभी ने रोबोट मूवी तो देखी ही होगी। आपको याद है एक रोबोट खुद से डिसीजन नहीं लेता, बल्कि उसे कमांड किया जाता है कोई भी डिसीजन लेने के लिए। उसी तरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो मशीन यूज करते हैं उसे एआई की हेल्प से ऑटोमेटिक कमांड मिलती रहती है, जैसे किसे कितनी तारीख को लोन रीपेमेंट का मैसेज भेजना है, होली, दिवाली और फेस्टिवल की बधाई कब देनी है, ये सब। अब ये फिनटेक ऐसी मशीन पर काम कर रहे हैं जो एक दूसरी मशीन बना पाए और उसे काम करना भी खुद सिखा दे, जिसके लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हर एक बार कमांड ना देना पड़े। जैसे कि हमने सिंगुलर यूनिवर्सिटी के बारे में बात की थी। क्या आपको पता है क्रेडिट स्कोर क्या होता है? दोस्तों बैंक्स कस्टमर्स को मार्केट से बांधे रखने के लिए ईएमआई, फ्यूचर पे, पोस्टपेड जैसे ऑप्शंस लाते रहते हैं। मान लीजिए आप ईएमआई पर एक लैपटॉप लेने गए। वहाँ फाइनेंस कंपनीज वाले बैठे मिलते हैं जो आपको अलग अलग ऑफर्स बताते हैं कि हमारी कंपनी 0% इंटरेस्ट पर प्रोडक्ट फाइनेंस करती है। फिर आप एक बैंक सिलेक्ट करते हो तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, हर तरह की जानकारी ग्रैब करके अपने ऐप पर देते जहां उनका क्रेडिट स्कोर दिखाई देता है। दोस्तों क्रेडिट स्कोर एक तरह का हुक पॉइंट है ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए। आप जितना ऑनलाइन पेमेंट करते हैं और पास्ट में अगर आपने लोन लिया हो और उसी सही समय पर वापस कर दिया तो इससे आपका सीआर यानी क्रेडिट स्कोर बढ़ जाता है। जिसका क्रेडिट स्कोर लिमिट से ऊपर रहता है उसे लोन मिल जाता है, और जिसका नहीं होता उसे ये सजेशंस दिए जाते हैं कि वो अपना मैक्सिमम ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करे, जिससे उनका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा और फ्यूचर में उन्हें लोन मिल सकता है। इतना ही नहीं, आपसे ली गई इंफॉर्मेशन आगे छोटी बड़ी फिनटेक कंपनीज को भेजी जाएगी और वो डेटा इन्वेस्टिगेशन के लिए, रिसर्च के लिए और फ्रॉड के लिए भी यूज किया जाता है। कई डेवलप्ड कंट्रीज में फाइनेंस कंपनीज के लोग नहीं मिलते, बल्कि आपका क्रेडिट स्कोर ऑनलाइन ही बता दिया जाता है और ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको लोन दे दिया जाता है। और दोस्तों आपको तो पता होगा ये कौन करता है। ये काम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के नॉन ह्यूमन मशीन यानी एक तरह का फाइनेंशियल रोबोट करता है। आपने देखा होगा कि आप जब भी कोई नया ऐप इंस्टॉल करते हो तो वो ऐप आपसे कई तरह के परमिशंस मांगने लगता है। ऐसा ही कुछ बैंक्स के साथ भी है। वो भी अपने कस्टमर की सारी इंफॉर्मेशन अपने पास रखती है, जिससे फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो वो कस्टमर के एड्रेस से लेकर हर इंफॉर्मेशन देख पाए। इंडिया में भी हर बैंक अकाउंट को आधार से इसलिए जोड़ा गया कि गवर्नमेंट के पास हर कस्टमर की आइडेंटिटी हो, जैसे फिंगरप्रिंट, आई स्कैन, और जरूरत पड़ने पर गवर्नमेंट पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल रीजन से उस डेटा का यूज कर सके। दोस्तों आपको इस एपिसोड से क्या नई जानकारी मिली, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ब्रैड स्कॉट की लिखी क्लाउड मनी की। दोस्तों कैसा हो अगर आपका मोबाइल रिचार्ज खत्म होने पर खुद रिचार्ज कर ले, या फिर आपका इलेक्ट्रिक मीटर, इलेक्ट्रिक बिल खुद भर दे। जी हाँ, ये कोई चिराग से निकला जिन ही कर सकता है, लेकिन एक टेक्नोलॉजी ने ये कर दिखाया है। आपने टेस्ला का नाम तो सुना ही होगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कार बनाने वाली कंपनी है जिसने हाल ही में ऑटो ड्राइवर वाली कार निकाली है, जिसमें ड्राइवर को ड्राइव करने की जरूरत नहीं होती। ये कार खुद डायरेक्शन, स्पीड ब्रेकर और ट्रैफिक लाइट के अकॉर्डिंग काम करेगी। आज की अगर फाइनेंशियल सिचुएशन देखे तो फाइनेंशियल कंपनीज
ये नहीं चाहते कि आप कैश में कोई भी काम करें, इसलिए ये कई तरह से ट्राई करती है कि कस्टमर्स अपना सारा काम पोस्टपेड या ऑटोमेटिक पेमेंट से करने लगे। जैसे हर महीना खत्म हो जाने के बाद नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन का पैसा खुद ब खुद डेबिट हो जाता है। ब्रेड फ्यूचर को इमेजिन करते हुए कहते हैं कि आने वाले समय में ऐसी भी कार्स बनाई जाएंगी जो टोल, टैक्स, इंश्योरेंस प्रीमियम और यहाँ तक कि ट्रैफिक सिग्नल वायलेट करने पर ऑटोमेटिक पेमेंट कर देंगी। इसी को अगर दोस्तों फाइनेंशियल कंपनी से रिलेट करके देखें तो आने वाले समय में डिजिटलाइजेशन का इतना इन्फ्लुएंस होगा कि आदमी छोटे से बड़ा हर काम ऑटोमेटिक पेमेंट से करेगा। ऑथर बताते हैं कि ऐसी फाइनेंशियल कंपनी को फंडिंग करने के लिए बहुत इन्वेस्टर ताक में रहते हैं, जिनका एम बस इन फाइनेंशियल कंपनी को कंट्रोल करना होता है, क्योंकि वो चाहते हैं लोग डिजिटल फाइनेंशियल मार्केट की ओर अट्रैक्ट हो और उन्हें उस फील्ड में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट बनाने का मौका मिले। वैसे देखा जाए तो डिजिटलाइजेशन ये जंगल की आग की तरफ बढ़ ही रहा है, लेकिन कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां इस आग की गर्माहट अभी तक पहुंची नहीं है। ब्रेड कहते हैं कि उन्होंने साउथ अफ्रीका के रूरल पार्ट में काम किया है, जहां आज भी डिजिटलाइजेशन का नामो निशान नहीं है, जहां इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन आम बात है, जहां फोन सर्विस तक अवेलेबल नहीं है। लोग खेती और मजदूरी करके अपना भरण पोषण करते हैं। कुछ दुकानें हैं जहां कैश से काम किया जाता है। दोस्तों, इंटरनेट कितना यूजफुल है ये सवाल करना थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि आपको इतनी जानकारी और एंटरटेनमेंट इंटरनेट से ही मिल रही है। लोगों को इंटरनेट बहुत पसंद आता है, और आए भी क्यों ना। इंटरनेट ने हमारा लाइफ इतना आसान जो बना दिया है। हम किसी को वीडियो कॉल करके बात कर सकते हैं, जब मन करे गाने सुन सकते हैं, अपनी पसंद की मूवी देख सकते हैं। लेकिन आज का इंटरनेट 1990 के इंटरनेट से काफी अलग है, क्योंकि हम सब ने सुना है एवरी ब्यूटी हैज अ बीस्ट, यानी हर फायदे में कुछ नुकसान तो छिपा होता है। उसी तरह इंटरनेट की इतनी बेनिफिट्स के बाद भी ये लोगों के मन में डर पैदा करता है, क्योंकि साइबर क्राइम पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। हैकिंग और साइबर फ्रॉड हर एक फील्ड में लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए इंटरनेट ब्यूटी के साथ बीस्ट भी है। इसलिए फाइनेंशियल कंपनीज भी इंटरनेट का यूज सर्वेलेंस, डेटा स्टॉक्स, कस्टमर पेमेंट हिस्ट्री, फ्रॉड आइडेंटिफाई के लिए करती है। मान लीजिए दोस्तों कि आपके बैंक अकाउंट में 1000 रुपए हैं और आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों ऐप पर ईयरफोन खरीदने के लिए सिलेक्ट करते हैं, जिसकी कीमत 1000 रुपए है, और आप दोनों जगह एक साथ पे के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। बैंक के पास आपकी रिक्वेस्ट पहुंचती है, लेकिन बैंक आपके वही ऑर्डर को पूरा करेगा जो उसके पास पहले पहुंचा है, और दूसरे ऑर्डर को बैंक फेल्ड कर देता है। अब ये काम आदमी के लिए करना उतना ही टफ है जितना इमोर्टल होना। इसीलिए ये काम एआई इंटरनेट की मदद से करता है। अब वो फिनटेक हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर मेगा कॉर्पोरेशन ही क्यों ना हो, सब के सब इंटरनेट के बिना अपना कोई काम करने के लिए एलिजिबल नहीं है। अब वो फिनटेक हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर मेगा कॉर्पोरेशन ही क्यों ना हो, सब के सब इंटरनेट के बिना अपना कोई काम करने के लिए एलिजिबल नहीं है। दोस्तों, अब तक हमने बात की कि किस तरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फिनटेक, मेगा कॉर्पोरेशन और डिजिटल बैंक्स एक ही एम से काम कर रही हैं, कैश यूज को खत्म करके सिर्फ डिजिटल पेमेंट का ही यूज करें। लेकिन इसके साथ साथ हमें एक और तरह की करेंसी देखने को मिलती है, जो ना तो कैश है और ना ही डिजिटल पेमेंट। ये करेंसी 1990 से फाइनेंशियल मार्केट में लॉन्च होने का ट्राई करती रही, और 2008 में फाइनली ये लॉन्च हुई बिटकॉइन के नाम से, जिसे हम क्रिप्टो करेंसी भी कहते हैं। ब्रेड बताते हैं कि 2008 में एक 9 पेज का डॉक्यूमेंट सातोशी नाकामोटो ने रिलीज किया, जिसका नाम था द बिटकॉइन व्हाइट पेपर। लेखक कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी को समझने से पहले हमें टोकन सिस्टम के बारे में जानना होगा। बिटकॉइन एक तरह का टोकन सिस्टम है, जिसे कुछ लोग मॉनेटरी सिस्टम बना रहे हैं। इसे डिटेल से समझने के लिए हमें टोकन सिस्टम समझना होगा। मान लीजिए आपको एक तरह का करेंसी बनाने बोला जाए, तो आप क्या करेंगे? हो सकता है कि आप एक कागज लेंगे और उसे रेक्टेंगुलर शेप में काट लेंगे, और सबसे जरूरी यह है कि आप उस रेक्टेंगुलर पेपर पर कोई डिजिट लिख देंगे, जैसे 10, 5, 50, 500। लेकिन बिना इस डिजिट का यूज किए आप करेंसी बना ही नहीं पाएंगे,
क्योंकि हर करेंसी की अपनी एक वैल्यू होती है। अगर आप बॉटल की टॉप का यूज कॉइन बनाने के लिए भी करते हैं तो उस पर आप 1, 5 या 10 लिखेंगे ही। दोस्तों, आपको वो काली पहाड़ी वाला मैजिशियन याद है जिसने नदी से पानी लेने के लिए टोकन जारी किया था? उसके बदले में गांव के लोगों से कैटल और सामान लेता था। बिटकॉइन भी एक तरह का वैसा ही टोकन है जिसकी एक वैल्यू है, और वो टोकन आप मॉनेटरी फॉर्म में चल रहे करेंसी के बदले मिलेगा। जिससे इंडिया में एक बिटकॉइन की वैल्यू मान लीजिए 35 लाख रुपए है, तो आप बिटकॉइन टोकन के कुछ पार्ट खरीद सकते हैं। और क्योंकि इसकी वैल्यू बढ़ते घटती रहती है, आप इसकी वैल्यू बढ़ने पर इसे मार्केट में बेच भी सकते हैं। जानकारी रखने वाली बात यह है दोस्तों कि मॉनेटरी फॉर्म में चलने वाली करेंसी जैसे इंडिया में रुपी की वैल्यू सर्टेन होती है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू मार्केट पर डिपेंड करती है। इसकी वैल्यू अनसर्टेन होती है। बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड भी कहते हैं। आप सभी तो जानते ही होंगे कि गोल्ड कितना वैल्यूएबल होता है, लेकिन बिटकॉइन ऐसा गोल्ड है जो फिजिकल फॉर्म में न होकर डिजिटल फॉर्म में रहता है। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले एपिसोड में ब्लॉकचेन टेक्निक की बात की थी कि किस तरह से बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन छोटे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़े होते हैं और इसी तरह डेटा का चेन बनता चला जाता है जिसे हम ब्लॉकचेन कहते हैं। बिटकॉइन भी ब्लॉकचेन टेक्निक पर ही काम करता है। क्रिप्टो करेंसी में डील करने वाली बड़ी फाइनेंशियल कंपनियां छोटे इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़े होते हैं जो दुनिया भर से आ रहे बिटकॉइन बाय और सेल रिक्वेस्ट को ऑपरेट करते हैं, और इस तरह से क्रिप्टो डेटा का वेब बन जाता है जिसे ब्लॉकचेन टेक्निक कहते हैं। मान लीजिए दोस्तों, एक कॉन्सर्ट में आपको 10 लोगों के साथ एक टास्क दिया जाए जिसमें आपको कॉन्सर्ट में डांस कर रही लड़की का हर स्टेप लैपटॉप में लिखना हो। आपके साथ 10 और लोग जो डेटा क्रिएट करेंगे वो हमेशा अलग आएगा, क्योंकि डांस के कुछ स्टेप सभी से मिस होंगे। उसी तरह इस बड़े छोटे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बैठे टेक्नो क्लर्क दुनिया के हर दिन के क्रिप्टो बाय और सेल रिक्वेस्ट मॉनिटर करते हैं, और क्योंकि डेटा सिंक प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता और कुछ एंट्री मिस हो सकती है, इसी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बड़ी फाइनेंशियल कंपनियां एआई का यूज करती हैं और सारे डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करती है। आप सभी ने अपने घरों में एल्बम तो देखा होगा। मान लीजिए उस एल्बम में स्टार्टिंग से अपने बचपन की फोटोज हो, फिर जब आप स्कूल में गए तब की, फिर उसके बाद कॉलेज की फोटोज हो, जब आपकी ग्रेजुएशन हो गई हो तब की, 1 बाय 1 फोटोज हो। जैसे आपकी फेसबुक की टाइमलाइन होती है कि कब आपने क्या पोस्ट किया था, उसी तरह टेक्नो क्लर्क क्रिप्टो में ट्रेड करने वाले छोटे बड़े सभी इन्वेस्टर के टाइमलाइन को मेंटेन करते हैं कि कब किसने कहां से बाय या सेल रिक्वेस्ट जनरेट किया। अब मान लीजिए ये टाइमलाइन टेक्नो क्लर्क को एडिट करना है तो वो आसानी से कर सकता है, लेकिन अगर एक कस्टमर की टाइमलाइन 100 टेक्नो क्लर्क के पास है तो एडिट करने के लिए उसे उन 100 जगहों से डेटा एडिट करना पड़ेगा। जैसे आप अपने एल्बम में फोटोज एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हैं, लेकिन अगर वो एल्बम आपके 5 दोस्तों के पास भी है तो आपको उन 5 एल्बम्स में भी फोटो शिफ्ट करना पड़ेगा। ये सारे इश्यूज हैं जो टेक्नो क्लर्क फेस करते हैं। वैसे बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड तो कहा जाता है, लेकिन आप क्या सोचते हैं, क्या ये सच में गोल्ड जैसा बेनिफिशियल है? जरा सोचिए, क्या ओलंपिक एथलीट को गोल्ड मेडल की जगह बिटकॉइन चिप्स दिया जाए? ये बहुत अजीब होगा, क्योंकि वो मेडल जीत को सिंबलाइज करती है जो कि बिटकॉइन नहीं कर सकती। दोस्तों, आप सेविंग के लिए बिटकॉइन खरीदेंगे या गोल्ड? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। क्या फ्यूचर में फिजिकल कैश की जगह लेगा डिजिटल कैश? हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सागर खांडेकर और आप सभी का स्वागत करता हूं कुक्कू एफएम पर, जहां हम चर्चा कर रहे हैं ब्रैड स्कॉट की लिखी क्लाउड मनी की। क्या आपने सोचा है क्या होगा जब इस दुनिया में कहीं भी कैश का यूज नहीं होगा? अभी तक हमने बात की कि आखिर किस तरह बड़ी फाइनेंस कंपनीज और फिनटेक कैश के अगेंस्ट कोल्ड वॉर कर रही है, डिजिटलाइजेशन को किस तरह बढ़ावा दिया जा रहा है, ये बात तो हमने कर ली, और कैश की जगह बैंक्स आपको जो डिजिटल चिप्स देता है इस पर भी हमने चर्चा कर लिया। लेकिन दोस्तों, अब तक हर काम में कैश को
दूसरे फॉर्म में बदल देने की बात की जा रही थी। लेकिन सोचिए क्या होगा जब एक अलग तरह की करेंसी कैश की जगह ले लेगी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी की। कई मॉल, शॉप्स और कंपनीज ऐसी हैं जो क्रिप्टो में पेमेंट एक्सेप्ट करना शुरू भी कर चुकी है। लेकिन ये कितना अच्छा है या कितना डेंजरस है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। ब्रेड बताते हैं कि जब भी वो कैश के अगेंस्ट किए जा रहे कॉन्स्पिरसी की बात करते हैं तो लोग और बिटकॉइनर्स उन्हें ये कहते हैं कि बिटकॉइन ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। बिटकॉइनर ये भी कहते हैं कि बिटकॉइन इज अ डिजिटल कैश। बताने वाली बात यह है दोस्तों कि जो कैश हम अब तक यूज करते आ रहे हैं वो बैंक से इशूड होता है, लेकिन डिजिटल कैश के साथ ऐसा नहीं है। डिजिटल कैश को बिग फिनटेक ऑपरेट करते हैं जो इसमें ट्रेड करते हैं। ये सारे क्रिप्टो करेंसीज एक लिमिटेड एडिशन में ही होते हैं, इसलिए उन्हें ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम में कैश की जगह नहीं दी जा सकती। वैसे तो बिटकॉइन एक टोकन से ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन कई जगह पर ये कैश की तरह यूज किया जा रहा है। इसमें ट्रेड करने वाले और बिटकॉइन में पेमेंट करने वाले के नंबर्स बड़े हैं, इसीलिए इसे डिजिटल कैश कहा जाता है। लेकिन ये फिजिकल कैश जितना सेफ नहीं है। मान लीजिए कि कोई आदमी एक दुकान पर जाता है, सामान लेता है और बिना पैसे दिए भाग जाता है। इस केस में शॉपकीपर पुलिस को उसके पीछे भेज सकता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी लॉ कोर्ट के अंडर नहीं आती। ऑथर ब्रेड कहते हैं, वैसे मनी जो लॉ कोर्ट के अंडर आती है वो सेफ एंड सिक्योर होती है, लेकिन जो नहीं आती उसमें फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है। दोस्तों, जब आप पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर करते हो या कैश यूज करते हो, आपको ये नहीं कहा जाता कि इसमें फाइनेंशियल रिस्क है। लेकिन जब आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं तो वहां लिखा मिलता है सब्जेक्ट टू फाइनेंशियल रिस्क। इसका मतलब ये होता है कि ये लॉ से गवर्नड नहीं है। मार्केट में कई क्रिप्टो टोकन लॉन्च किए गए हैं। एथेरियम, डोजकॉइन और सभी क्रिप्टो करेंसीज लिमिटेड एडिशन में ही अवेलेबल है। ब्रेड बताते हैं कि ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ऑटोनोमस रहकर क्रिप्टो करेंसी को प्रॉफिट देते हैं। इन्हें डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। इनका काम होता है क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना और लोगों को क्रिप्टो की ओर अट्रैक्ट करना, वोटिंग करना कि किस ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग मिलनी चाहिए। इन डीएओ यानी डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन की कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती है। ये एक तरह की इन्वेस्टमेंट फंड करने वाली फर्म है जो खुद को कंपनी कहती है। लेखक बताते हैं कि इथेरियम के लिए इन डीओए ने कई फर्म को शॉर्टलिस्ट किया, जिसमें वितालिक ब्यूटेरिन भी एक थी, और 15 दिनों के अंदर 10,000 कंट्रीब्यूटर की मदद से $100 मिलियन से भी ज्यादा प्राइस की एथर टोकन बनाने में सक्सेसफुल रहे। 2009 की बात कुछ और थी, जब क्रिप्टो करेंसी को लेकर लोगों के बीच अवेयरनेस ही कम थी। अब तो क्रिप्टो हर दिन की खबर बन गई है। जैसे कि इंडिया में ही गवर्नमेंट ने क्रिप्टो प्रॉफिट पर टैक्स इंपोज कर दिया है, उसी कई देशों में क्रिप्टो मनी के एक फॉर्म में यूज किया जाता है। बिटकॉइनर्स और क्रिप्टो ट्रेडर्स अलग अलग रास्ते निकल रहे हैं। इसे फिजिकल कैश के साथ एक्सचेंज करना चाहते हैं, लेकिन ये कह पाना मुश्किल है कि आने वाले समय में क्या क्रिप्टो फिजिकल की जगह ले पाएगा। ब्रेड बताते हैं कि 2016 से क्रिप्टो टोकन्स की ट्रेडिंग में उछाल देखने को मिलता है। जहां तक भी गोल्डमैन सैचेस बैंक भी क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट करने का आइडिया रखती है, और कई इन्वेस्टमेंट फर्म जैसे मेन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट फंड ने भी अपने पोर्टफोलियो में क्रिप्टो को ऐड कर लिया। इसका मतलब ये निकलता है दोस्तों कि बड़े इन्वेस्टमेंट फर्म इन्वेस्टर को फंड देगी, जिससे प्रॉफिट बनाकर इन्वेस्टर फर्म को दे सके। क्रिप्टो का फाइनेंस मार्केट और कॉर्पोरेट सेक्टर में इतना इन्फ्लुएंस बढ़ता चला जा रहा है कि कहना मुश्किल है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने क्रिप्टो को कंट्रोल किया है या क्रिप्टो ने कॉर्पोरेट वर्ल्ड को। जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि किस तरह बैंक आपके कैश लेकर आपको डिजिटल चिप देती है, और थर्ड पार्टी ऐप जैसे पेपाल आपके डिजिटल चिप लेकर आपको एक पेपाल चिप देती है, इस प्रॉमिस के साथ कि जब आप वो चिप बैंक में लेकर जाएंगे तो आपको कैश मिल जाएगा। लेखक बताते हैं कि उसमें कई बड़ी क्रिप्टो कंपनी ऐसी है जो इसी मॉडल पर काम करती है। वो कंपनी आपसे पेपाल चिप या डिजिटल चिप लेती है और उसके बदले आपको क्रिप्टो डॉलर देती है।
जिससे यूएसडी कॉइन कहते हैं, जो बिटकॉइन की तरह नहीं है और इसका यूज भी डॉलर जैसा किया जा सकता है। लेखक इसे स्टेबल कॉइन कहते हैं। मान लीजिए कमर्शियल बैंक भी डिजिटल कैश वाली पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती है, तो ये कैसा होगा और ये थर्ड पार्टी ऐप जैसे फोन पे या पेपाल से किस तरह अलग है? दोस्तों, मान लीजिए अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई फिजिकल मनी की जगह डिजिटल मनी इशू करने लगे, तो आपको एटीएम जाकर कैश निकालने की जरूरत नहीं, बल्कि आप मोबाइल में बैंक पेमेंट ऐप से उस डिजिटल कैश का यूज कर सकते हैं। ये पेपाल, फोन पे और थर्ड पार्टी ऐप जैसे काम नहीं करती, क्योंकि ये थर्ड पार्टी ऐप आपके पैसे लेकर आपको डिजिटल चिप देती है, जिससे वो डिजिटल कैश कहते हैं। जबकि रियलिटी में वो डिजिटल कैश से काफी अलग है, क्योंकि सेंट्रल बैंक डिजिटल कैश यानी सीबीडीसी एक तरह का कैश है जो डिजिटल फॉर्म में आपके बैंक में रहता है। थर्ड पार्टी ऐप की कंपनीज बैंकरप्ट हो सकती हैं, लेकिन सेंट्रल बैंक डिजिटल कैश के साथ ऐसा नहीं है। वैसे देखा जाए तो इंडिया के सेंट्रल बैंक ने अभी डिजिटल कैश लॉन्च नहीं किया है, लेकिन डेवलप्ड कंट्री जैसे यूएसए, चाइना में ये डिजिटल कैश यूज किया जा रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इंडिया के सेंट्रल बैंक को भी डिजिटल कैश यूज कर लेना चाहिए? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैश पेमेंट और ऑनलाइन पेमेंट में संतुलन है जरूरी। दोस्तों, हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी ब्लैकआउट हो जाती है और सारा शहर अंधेरे में डूब जाता है, तब हमें पता चलता है कि इंसान के बनाए इस मशीन में कितनी पावर है, क्योंकि बिना इलेक्ट्रिसिटी कोई भी मशीन काम नहीं करती। वो टीवी हो या फ्रीजर, मॉनिटर हो या इन्वर्टर, बिना इलेक्ट्रिसिटी सब यूजलेस लगता है। लेकिन आज इंसान मॉडर्नाइजेशन और डिजिटलाइजेशन की ओर इतनी तेजी से भागता हुआ दिखाई देता है कि उसे इस बात की खबर तक नहीं रहती कि पीछे क्या छूट रहा है। सालों पहले जब ये मॉडर्नाइजेशन अपने सबसे निचले स्तर पर था, तब हम सभी लोग आसमान के नीचे तारों को देखते हुए सोते थे। लेकिन आज जमाना अलग है। आज वो जगह आर्टिफिशियल चांद तारों ने ले ली है और ठंडी हवा की जगह एसी ने। इन सारे एपिसोड्स में हमने यही बात करी कि अगर मॉनेटरी सिस्टम मूवी है तो इसका हीरो हमेशा कैश ही होगा। लेकिन बहुत से डायरेक्टर जैसे फिनटेक, मेगा कॉरपोरेशन, सिंगुलरिटी यूनिवर्सिटी, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर्स ऐसे हैं जो इस हीरो को हटाकर डिजिटल चिप, कार्ड पेमेंट, डिजिटल कैश, थर्ड पार्टी ऐप चिप, इन नए एक्टर को कास्ट करना चाहते हैं। दोस्तों, आखिर में हमने ये जाना कि करंट सिचुएशन पहले जैसी नहीं है। बिग टेक और बिग फाइनेंस आज एक साथ काम कर रहा है और ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर रहा है। हमने इससे होने वाले नुकसान के बारे में भी जाना कि किस तरह डिजिटल पेमेंट सिस्टम हम सभी की जासूसी करता है और कमर्शियल बैंक, फिनटेक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने सभी कस्टमर पर सर्वेलेंस करता है और मेगा कॉरपोरेशन को डेटा सेल करके प्रॉफिट बनाता है। हमने कैश पेमेंट और डिजिटल पेमेंट के बीच की कॉन्ट्राडिक्शन को भी देखा और पता चला कि किस तरह डिजिटल पेमेंट करने के लिए बड़ी बड़ी फाइनेंस कंपनीज और फर्म्स हमें मजबूर कर रहे हैं। आगे बात करते हुए हमने ये भी देखा कि थर्ड पार्टी पेमेंट ऐप किस तरह काम करती है और डिजिटल चिप को डिजिटल कैश कहती है, जो रियल में भी एक कैसीनो चिप है। क्रिप्टो की बात करते हुए हमने ये जाना कि वो बस एक डिजिटल टोकन है जो डिजिटल कैश की जगह लेना चाहता है और जिसके लिए क्रिप्टो ट्रेडर्स और बिटकॉइनर्स रात दिन मेहनत कर रहे हैं। क्रिप्टो एज ए डिजिटल गोल्ड और डिजिटल कैश, इस पर हम लोगों ने चर्चा की और जाना कि क्रिप्टो डिजिटल गोल्ड सिर्फ होल्डिंग के लिए अच्छा है और कई जगहों पर ये डिजिटल कैश के तौर पर काम भी कर रहा है। लेकिन लिमिटेड एडिशन में होने की वजह से और टेक्नो क्लार्क को होने वाले प्रॉब्लम्स की वजह से ये डिजिटल कैश की जगह लेने में इनएलिजिबल है। दोस्तों, हमने ये भी बात की कि किस तरह डेवलप्ड कंट्री यूएसए और चाइना के सेंट्रल बैंक किस तरह डिजिटल कैश इशू करते हैं और कैसे इसका यूज किया जाता है। लास्टली, इन सभी चीजों को डिस्कस करने के बाद आप दोस्तों को कई जानकारी मिली कि डिजिटलाइजेशन ने किस तरह ह्यूमन काइंड को खुद पर डिपेंडेंट कर दिया है और किस तरह से हमारे लिए ये सब डेंजरस बनता जा रहा है। ब्रेट कहते हैं कि उनका एम डिजिटल मनी को नीचे देखना नहीं है, बल्कि
लोगों को कैश यूज के लिए वापस इंस्पायर करना है, जो कि एक भीड़ की तरह डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हमें कैश यूज को प्रोटेक्ट करना ही होगा, जिससे हम फ्यूचर में आने वाली मुसीबतों का सामना कर सकें। जैसे कि कोविड पैंडेमिक में कैश यूज को कम करने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने कई इनिशिएटिव अपनाए, और इसका रिजल्ट हमें ये देखने को मिला कि अकेले यूके में कैश यूज 50% तक कम हो गया। जिस स्पीड से लोग डिजिटलाइज्ड हो रहे हैं, हम फ्यूचर का सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं कि टेक्नोलॉजी मानव जाति पर कितनी हावी होगी। जिस स्पीड से लोग डिजिटलाइज हो रहे हैं, हम फ्यूचर का सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं कि टेक्नोलॉजी मानव जाति पर कितनी हावी होगी। और ऐसे में हम किसी ऐसी मुसीबत से टकरा जाते हैं जिससे न टेक्नोलॉजी हमें प्रोटेक्ट कर पाएगी, ना ही डिजिटल पेमेंट। तो उस वक्त हमारा फाइनेंस का हीरो यानी कैश ही हमें बचा सकता है और हमारी मदद कर सकता है। इसीलिए आज हर इंसान को मॉडर्नाइजेशन को अपनाते हुए कैश को बचाने का हर संभव प्रयास करना चाहिए।